हम लोग कल के क्लास में ये किए हैं ह्यूमन एक्शंस और एक्शन ऑफ ह्यूमन में क्या अंतर है। करेक्ट, इसमें हम लोग जाने थे इस चीज़ को। और हम लोगों ने ये कहा कि देखिए ह्यूमन एक्शन डेलिब्रेट एक्ट्स भी हो सकता है। डेलिब्रेट एक्ट्स ही है एक्चुअली, जिसमें हम अपना माइंड से काम कर रहे हैं, सोच समझ के काम कर रहे हैं। इसको भी दो भाग में तोड़ते हैं, एक इंटेलेक्चुअल हो सकता है एक्ट और एक वॉलेटिव एक्ट हो सकता है, यानी कि वॉलेंट्री लेवल पे हो सकता है, और एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो सकता है। इंटेलेक्चुअल लेवल मतलब जहाँ पे नॉलेज, अटेंशन, जजमेंट का रिक्वायरमेंट हो। वॉलेंट्री मतलब क्या है कि जहाँ पे आपको फ्री स्पेस दे दिया गया और बोला जाए कि जो करना है करो, उस हिसाब से भी हम करते हैं कई बार, क्योंकि जितना फ्री स्पेस दोगे उतना आदमी अच्छा काम कर पाता है कि नहीं है। आप कोई चीज़ पकड़ के रखोगे तो काम अच्छा नहीं हो पाता है, तो वॉलेंट्री स्पेस दिया जाता है। उसके बाद हम लोग जाने कि क्या क्या हडल्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन एक्शंस के लिए, तो हम लोगों ने जाना इस चीज़ के बारे में। एक खुद हैबिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इग्नोरेंस प्रॉब्लम है, पैसन भी प्रॉब्लम है, टू मच एनर्जी भी गलत बात है, ग्रीड, हेट्रेट, ये सभी बहुत ही पावरफुल इमोशंस है और कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्शंस को प्रभावित करता है। बात समझे ना। उसके बाद हम जाने फियर भी दो टाइप का होता है, एक जस्टिफाइड होता है, एक अनजस्टिफाइड होता है। जस्टिफाइड यदि मदर बच्चे को कुछ समझाए उसके बेटरमेंट के लिए, डांटे, तो क्या बुराई बात है इसमें, ठीक तो है। और एक अनजस्टिफाइड है कि बिना मतलब का डरे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि देखिए किस तरह अप्रोच होना चाहिए एक डिसीजन लेने के लिए ताकि वो एथिकली करेक्ट हो। इसी में हम लोग 5 अप्रोच जाने हैं, जिसपे कई स्टूडेंट लिख के आए हो। यूटिलियन अप्रोच, राइट अप्रोच, फेयरनेस और जस्टिस अप्रोच, कॉमन गुड अप्रोच और वर्च्यू अप्रोच। वर्च्यू अप्रोच में हम जानते हैं कि यस, ये लर्निंग रूल से बेटर है कि आप हैबिट में ही डेवलप कर लो ना, इससे आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा। यानी कि सो रहे हो एथिक्स से, उठ रहे हो एथिक्स से, सब काम कर रहे हो एथिक्स से कर रहे हो, बस आपका हैबिट का हिस्सा हो गया। अब बाकी सब तो बता ही चुके हैं कि यूटिलियन अप्रोच क्या होता है, राइट अप्रोच क्या होता है, जस्टिस अप्रोच क्या होता है, एंड सो ऑन। तो यूटिलियन अप्रोच देखो यहाँ पे दिया गया है, बता चुके हैं इसके बारे में। राइट अप्रोच है, फेयरनेस अप्रोच है। फेयरनेस अप्रोच में हम बात करते हैं कि ऑल आर इक्वल, और यदि आप बायसनेस कर रहे हो, किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास वैलिड आर्गूमेंट्स होने चाहिए। आज यदि मैं क्लास में नीतीश को फेवर करता हूँ तो इसके पीछे वैलिड रीजन होने चाहिए। ऐसा मैं किसी से वो नहीं कर सकता हूँ। जैसे हम महिलाओं को ज़्यादा वो करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि उसका पीछे वैलिड रीज़न है कि नहीं। हम बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसके पीछे वैलिड रीज़न है। तो आपके पास वैलिड रीज़न होने चाहिए यदि आप फेयरनेस और जस्टिस अप्रोच को आप डेविएट करना चाहते हो, तो इस चीज़ को समझना होगा हमें। यदि आगे बढ़े तो कॉमन गुड अप्रोच। कॉमन गुड अप्रोच में यही बात है कि सबका भला, और इसमें सबसे बड़ा सवाल उठाए जाते हैं कि किस तरह का सोसाइटी का निर्माण हम करना चाहते हैं। जिस तरह का सोसाइटी का निर्माण करना चाहेंगे उसी तरह का हम काम करेंगे और उसी तरह हम सोसाइटी को लीड करेंगे। करेक्ट। इसमें रेस्पेक्ट, कंपैशन सबके लिए होना चाहिए। इसमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यानी कि वल्नरेबल सेक्शन है, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, उसके तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि उसका उत्थान कर सके, है कि नहीं आकाश? समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? पूछेंगे, अभी सवाल पूछेंगे सबसे। वर्च्यू अप्रोच बता चुके हैं। वर्च्यू अप्रोच में क्या करते हैं, हैबिट ही डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हैबिट ऐसा चीज़ है कि जो हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ कैरेक्टर है। यदि आपका बहुत अच्छा हैबिट हुआ तो उससे बेस्ट पोटेंशियल क्या हो सकता है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, है ना? वहीं से वो तरक्की की तरफ मूव करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह का आदमी हम बनेंगे यदि हम ये काम करते हैं, तो ये सवाल उठाए जाते हैं। यानी कि ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे तो ऑनेस्ट आदमी बनेंगे, है ना? ट्रूथफुलनेस के साथ काम करेंगे तो लॉयल बनेंगे। ये सभी चीज़ होना चाहिए, यानी कि ये करते हैं तो क्या बनेंगे हम लोग, ये सवाल होता है। तो इस पे बात किए हैं हम लोग। इस पे हाँ, क्रिटिसिज्म भी देखा है हम लोगों ने। क्रिटिसिज्म देखा है कि देखिए जो वर्ड सब है इसमें बहुत वेग है। क्या होता है कॉमन गुड अप्रोच? तो कॉमन गुड अप्रोच में हम बात करते हैं कि मैक्सिमम गेन, और यूटिलियन अप्रोच में बात करते हैं मैक्सिमम गेन और मिनिमम हार्म। तो मैक्सिमम गेन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये वेगनेस है, यानी कि अनक्लियरनेस है। मगर साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि चलो ठीक है, अपने जगह क्रिटिसिज्म है, यूजफुलनेस भी है। ये भले ही आपको डिसीजन नहीं दे, भले ही आपको आंसर नहीं दे, मगर जो डायलामाज है वो तो कम कर देगा। और कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में ये 5 अप्रोच से कोई एक अप्रोच से हो ही जाएगा। ये डिपेंड, यही तो सवाल था मेरा सवाल यही था कि कैसे ये 5 अप्रोच
डिफर करते हैं एक दूसरे से, वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन, यही सवाल था ना मेरा। हाँ, तो इसी में तुमको बताना है कि तुम लोगों को आंसर लिखने नहीं आया, अनुराग ने आंसर ठीक लिखा है। इसमें क्या है कि मान लो एक अप्रोच दी, अब एक अप्रोच में जरूरी नहीं है कि कॉमन गुड अप्रोच का जो देखने का तरीका होगा वो डिफर करेगा एज कम्पेयर टू राइट अप्रोच, ऐसा होना चाहिए। तुम लोग तो खाली डेफिनेशन लिख दिया है सब। एक एग्जांपल लो, एक एग्जांपल में देखो कि कैसे यूटिलिटियन अप्रोच फिट बैठ पाता है उस सिचुएशन में। उस सिचुएशन में राइट अप्रोच फिक्स नहीं बैठ पाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एक सिचुएशन टू सिचुएशन हर अप्रोच का काम नहीं देता है। ये लिखना था, ये डिमांड था क्वेश्चन का, बात समझे। तो इसमें हम देखें कि क्या क्या एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या क्या हम तरीका अपनाते हैं। तो कल इसी के बारे में बात किए थे कि सबसे पहले हमको एथिकल इश्यूज को पहचानना होगा कि कौन सा एथिकल प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद जितने भी एसोसिएटेड फैक्ट्स, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या है अंतर जानते हो, कल बताए थे बहुत अच्छे से, करेक्ट। तो दोनों का बीच का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। पिंटू याद है ना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद बात किए थे कि हाँ, उसके बाद हम देखेंगे कि हम कौन सा अल्टरनेटिव एक्शंस इसमें यूज़ करेंगे और उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो देखो वही स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 दिया गया है। पहले रिकॉग्नाइज करना इश्यू को, इसमें देखना कि क्या एथिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। यदि मोर देन वन एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है तो पहले एक साथ करेंगे, पहले ऑनेस्टी वाला कर लेंगे, फिर इंटीग्रिटी वाला करेंगे। एक साथ करना मुश्किल है क्योंकि हर एक एथिक्स का जो भी उसमें दिया गया है उसको डील करने का तरीका डिफरेंट होगा, बात समझे ना। तो उसमें सवाल उठाया जाएगा, पूछा जाएगा गुड वर्सेस बैड है, यानी कि एथिकल है कि नहीं है। एथिकल होने के लिए जरूरी है कि गुड वर्सेस बैड का डिबेट हो किसी भी टॉपिक पे। जैसे कोई मर्डर कर दिया तो गुड वर्सेस बैड का डिबेट उठ ही गया कि मर्डर करना गलत बात है, कोई सही बात तो कह ही नहीं सकता है। तो गुड वर्सेस बैड का तो डिबेट खड़ा हो ही गया यहाँ पे, तो बात खत्म, एथिकल इश्यूज हो गया। किसी का मर्डर करना, राइट टू प्राइवेसी का बात हो गया, राइट टू लाइफ का बात हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया वहाँ पे। तो ये सभी चीज़ क्या है, एथिकल इश्यूज है ना। तो इस चीज़ को करना और साथ साथ ये भी करना है कि स्टेक होल्डर जो भी इसके इर्द गिर्द जुड़े रहेंगे उससे रिलेटेड तुमको काम करना होगा। फैक्ट्स को ले लो, फैक्ट्स बताएं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से हो सकता है। आगे बढ़ जाओ। आगे यदि हम बात करें तो इसमें हम अल्टरनेटिव देखेंगे, क्या कौन सा अप्रोच लगाएं। यहाँ पे 5 अप्रोच हमारे पास है, कौन सा अप्रोच फिट बैठेगा इस केस में, लगा दिए अपने सिचुएशन के हिसाब से। मर्डर वाला केस है तो हम राइट अप्रोच करेंगे कि इक्वलिटी मिलना चाहिए भाई, है कि नहीं है, तो राइट अप्रोच हुआ। जस्टिस अप्रोच हुआ, बिल्कुल जस्टिस अप्रोच भी हो सकता है, दोनों ही अप्रोच मैच कर जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल एक से ज़्यादा अप्रोच हो सकता है। उसके बाद हम डिसीजन लिए। अब डिसीजन जब लिए तो ऐसा डिसीजन ले कि ताकि हम किसी से शेयर भी करें तो वहाँ से भी लगे कि हाँ इस ओके, ये आंसर आया ना हमको। अब पता चला कि एकदम उल्टा डिसीजन ले लिए हैं। अब जब हम डिसीजन ले रहे हैं तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उस पर भी तो उसका असर पड़ेगा। तो वही तुम्हारा 6th वन है कि रिफ्लेक्ट ऑन आउटकम। जो भी हम डिसीजन लिए हैं उसका आउटकम पर दिखना चाहिए हमको। बात समझ गए ना। तो यही सब चीज़ पढ़ाए थे कल क्लास में, ठीक है, ख़त्म कर दिए क्लास को। और यदि मैं बोर्ड के हिसाब से बोलूँ तो ये 12th क्लास चल रहा है। हाँ, केस स्टडी मैंने 1-2 तो मिस किया है, केस स्टडी में टाइम लगता है, ये अलग बात है, ठीक है। इसमें देखो बहुत कुछ हुआ है। अब हम बात करेंगे एथिक्स टेस्ट, यानी कि टेस्ट कैसे करोगे, एथिक्स का टेस्ट कैसे करोगे। अभी तो अप्रोच पढ़े, कैसे डिसीजन लिया जाता है ये पढ़े, कोई भी इशू हुआ तो उस पर कैसे हम काम करेंगे। अब एथिक्स का टेस्ट करने के, जैसे कि हम पीएच लेवल को टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर मंगवाते हैं, उसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन यदि 7 से नीचे है तो बोल देते हैं एसिडिक है, यदि 7 से ऊपर है तो बेसिक बोल देते हैं। तो बिल्कुल एक ऐसा टेस्ट जिस टेस्ट से गुजरेगा एथिकल इश्यूज, और वहाँ पता चलेगा कि वो एथिकली सही है कि गलत है। बात समझ रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड एथिक्स टेस्ट। तो अब इसमें क्या होगा, क्या क्या टेस्ट है तुम्हारे पास, एक है राइट टेस्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड चॉइस टेस्ट। अलग अलग टेस्ट है जी, बताएंगे। एक राइट टेस्ट है, चॉइस टेस्ट है, जस्टिस टेस्ट है, रिलीजन टेस्ट है, कॉमन गुड टेस्ट है, यूटिलिटी टेस्ट है। ये अलग अलग टेस्ट है, मैं बिल्कुल इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ये बात समझ लो केवल। स्मेल टेस्ट है, वर्चू टेस्ट है, एवरीबॉडी टेस्ट है। एक एक समझते हैं ये टेस्ट क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि स्मेल टेस्ट, जिसको वायरल टेस्ट भी कहा जाता है। देखो जैसे कि हम तुम लोगों को अभी पढ़ा रहे हैं, बच्चे लोग तुम लोगों को अभी पढ़ा रहे हैं, हो सकता है हमारा वीडियो बहुत वायरल हो जाए, है ना, पूजा की तरह, तो उसका क्या आउटकम्स होगा। बात समझे कि नहीं समझे। यही तुम्हारा स्मेल टेस्ट है, इसी को वायरल टेस्ट कहा जाता है। देखो इसको न्यूज़पेपर टेस्ट भी कहा जाता है, चूंकि ये जर्नलिज्म से रिलेटेड है
ये वायरल वायरल कैसे होता है? मीडिया के थ्रू ही होता है, इसलिए हम इसको न्यूज़पेपर टेस्ट भी कह सकते हैं। इसमें यदि ऐसा होता है तो ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। यदि पॉजिटिव डायरेक्शन से इंक्रीज हो रहा है, जी कुमार कौन है, फेमस हो गए एक ही दिन में, इतना दिन लपेट रहे थे तो कोई मतलब नहीं है किसी को, सब मुंह घुमा के चल रहा था बगल ही बगल। हाँ, खान देखो, खान है ना वो पटना का, वो लड़का कोई नहीं जानता था उस लड़के को, इतना दिन कुछ से कुछ एंडरसन पढ़ा रहा है इंस्टीट्यूट में। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, कोविड-19 में क्या हुआ, कहाँ से किस्मत क्या हुआ उसका, वो हिट कर गया। अब वो जितना नहीं है उससे भी बड़ा पोर्ट्रे हो रहा है उसके बारे में, और सबको लग रहा है खान सर भगवान ही हो गए। अब हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, वो उतना बड़ा भी नहीं है जिस हिसाब से पोर्ट्रे किया जाता है चीज़ों को। मोदी जी भगवान का अवतार भी नहीं है जिस हिसाब से उसको पोर्ट्रे किया जाता है। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि हमको विश्वास जग जाता है वायरल होने के बाद। अब वो लड़का जो बचपन का प्यार वाला जो लड़का था, उससे गंदा तो कोई सिंगर नहीं हो सकता है धरती पे। क्या हम गलत बोल रहे हैं? उससे लाख गुना अच्छा तुम भी गा लेते हो, बस तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए। वो कमी है तुम्हारे अंदर बहुत दिन से। बात समझ रहे हो ना? हमारे न्यू ईयर के साथ वो तुम्हारा आएगा फिर से तुम्हारा विश्वास, और इस बार भी तुम गाओगे और बोलोगे कि गांधी जी का प्रिंसिपल हम छोड़ चुके हैं, इस बार हम गाना शुरू कर दिए हैं। तो इस बात को समझना होगा, इस बात को नहीं, अभिषेक वाला बात को नहीं, दूसरा बात को, कि वायरल जो टेस्ट है इससे आदमी एक दिन के अंदर या बहुत कम समय के अंदर पास कर जाता है, लाइमलाइट में आ जाता है। तो उस पर तो नहीं जाएंगे कि लाइमलाइट कितना सही है कितना गलत है। जैसे बचपन का प्यार वाला जो बच्चा था, वैसा बच्चा बाबू गली गली शनिचरा स्थान में घूम रहा है, हाफ पैंट पहन के, ठंडी में भी घूम रहा है। कहाँ फेमस हुआ? और वो लड़का गा दिया, और लड़का कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो भी वायरल हो गया कि बचपन का प्यार गाने वाला बच्चा का एक्सीडेंट हो गया। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बताओ, यहाँ हम दम्मा पड़ा हुआ है, इधर खोक रहे हैं, 2 साल से पढ़ा रहे, कोई लेने के लिए नहीं आ रहा है पूछने के लिए, और बच्चा है वो गा दिया, वो फेमस हो गया। वाह रे वाह, वायरल। ये होता है वायरल न्यूज़। तो समझने का प्रयास करो कि न्यूज़पेपर का कितना ताकत है, पेपर का, जर्नलिज्म का कितना ताकत है, जिसका कोई औकात नहीं है कल तक वो आदमी आज सेलिब्रिटी बन के बैठा हुआ है। बात समझ रहे हो ना? तो पहले इसमें एक चीज़ क्या है, यानी कि हम जो बोल रहे हैं, जैसे कि मान लो कि अभी हमने भड़काऊ भाषण दिया, भाई भड़काऊ भाषण दिया मैंने, अब यदि मेरा ये लीक हो जाए तो मेरा क्या दुर्दशा होगा? क्यों? क्योंकि हम जो सत्ता में है उसके विरोध में हम बोले हैं लेट से, और हमारा यदि हम वायरल हो गए तो पिटाएंगे बहुत बढ़िया से जेल के अंदर, है कि नहीं है? सेडिशन वाला चीज़ आ जाएगा, यूएपीए वाला बात लग जाएगा। अब इसके बदले में हम बहुत, जैसे कि कालीचरण का एग्जाम्पल देख लो ना, इससे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कालीचरण पूरा भड़ास निकाल दिया कि स्टेज पर, उनको क्या लगा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचेगा, कभी सोच भी नहीं सकते हैं। वो वायरल हो गया वीडियो पूरी तरीका, देखा नहीं क्या हुआ, कालीचरण का वीडियो वायरल हो गया। तो कहने का मतलब इसमें है कि आप ऐसा कंडक्ट करिए जो यदि आप वायरल भी होते हैं तो नेगेटिव असर नहीं पड़े, आपके पॉजिटिव चीज़ जाए। क्या बोले? हाँ, राइट टू स्पीच। हाँ, तो राइट टू स्पीच का मतलब ये नहीं कि नेशनल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट बोल दीजिए आप, हर समय तो बोल रहे हैं ना। देखो, सरकार को कोसना कोई गलत बात नहीं है, सरकार को प्रोग्राम और पॉलिसी के लिए कोशिश सकते हैं, देश को कभी नहीं कोस सकते। देश इज़ नॉट इक्वल टू सरकार, हर समय बोले क्लास में। मोदी जी देश नहीं है, अमित शाह जी देश नहीं है, देश उससे बड़ा चीज़ है। देश करोड़ों साल का चिंतन है, इतना साल से चल रहा है, कल्चर है, वैल्यूज़ है, ट्रेडिशंस, उसको नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके देश बनता है किसी का भी देश। उस देश के विरोध हम नहीं बोल सकते हैं, टुकड़े टुकड़े ये सब चीज़ गलती से भी नहीं बोलना है किसी को, गलत बात है। जिस रोटी का हम जिस मिट्टी में खाते हैं उसके बारे में कैसे गलत बोल सकते हैं? हाँ, सरकार का अगेंस्ट बोलना कोई गलत बात नहीं है। यही तो कन्हैया कुमार ने सबको अवेयर किया है कि व्हाट इज़ अ ट्रू नेशनलिज्म। कन्हैया कुमार ने कितना क्रांति लाया है इस चीज़ में, उन्होंने कितना अच्छे से बताया है कि ये खाली भारत माता की जय बोलने से नहीं होता, नेशनलिज्म का कुछ दूसरा सिग्निफिकेंस है। तो मैं तो कहता हूँ कि यूथ के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा रहे हैं कन्हैया कुमार। और कन्हैया कुमार बिल्कुल अपने टाइम में अभी भी रिलेवेंट है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रिलेवेंट नहीं है अभी। वैसा नेता को आगे आना चाहिए लोगों को, यूथ को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि जो परसेप्शन में लोग जीते हैं ना, उसको वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग तो बैठ के परसेप्शन में जी रहे हैं,
अभी कालीचरण जैसा आदमी जो कोई काम का नहीं है, वो बोला है गांधी जी का नोट, ये जो भी टिप मनी दिया है तुम लोग जानते हो अच्छे से। क्या हिम्मत है किसी को बापू के बारे में ऐसा बोल दे, और उस पर ताली भी बज रहा है। तो कैसे लोग हो गए? यदि ताली ज़्यादा बजना शुरू हो जाए तो ये देश का विरोध हो जाएगा जी, क्योंकि इस देश ने नॉन वायलेंस प्रिंसिपल दिया है, इस देश ने सत्याग्रह को जन्म दिया है। अब उस प्रिंसिपल के विरोध में कोई बात करता है और आप उसको अप्रिशिएट करते हैं तो गलत बात है। तो यही वायरल हुआ है, और क्या असर पड़ा है सब तुम लोग जानते हो। तो बिल्कुल यही स्मेल टेस्ट है, जो मैंने इतना कहानी तुम लोग को बताया है, ये सब स्मेल टेस्ट के अंदर ही आ जाता है। तो बिल्कुल तुम लोग कोट कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो इसमें लिखा गया कि ये देखिए न्यूज़पेपर टेस्ट, हाँ, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होता है, बताया ना खान सर का एग्जाम्पल देख के। एक्शंस वायरल मीडिया, एक्शंस आपके वायरल हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ योर मीडिया, चाहे न्यूज़पेपर का हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे OTT हो, बहुत तरह का है आपके पास, है ना। और उस हिसाब से यू विल गेट फेम। सोशली नो एथिक्स, अब देखो सोसाइटी नो एथिक्स, पॉजिटिव रिकॉग्नाइज मोरालिटी देन अदर थिंग्स, रेस्पेक्ट अदर मोरालिटी। अब देखो इसमें यही कहा गया कि देखिए जब भी आपका वीडियो वायरल हो या जब भी आपका जो भी चीज़ है वो वायरल हो, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे का मोरालिटी का भी आपको वो करना पड़ेगा, इज्जत करना पड़ेगा। अब ऐसा कोई हम भड़काऊ भाषण नहीं दे देंगे जो महिलाओं का विरोध हो, ऐसा कोई भाषण नहीं दे देंगे जो बच्चे का विरोध हो, ऐसा कोई भाषण नहीं दे देंगे जो बापू के विरोध हो, ऐसा कोई भाषण नहीं दे देंगे जो गरीब लोग के विरोध हो, जो SC ST के विरोध हो। यदि हम SC ST के बारे में कुछ गलत बोल दें, यदि हम पंडित के बारे में गलत बोल दें, या OBC के बारे में गलत बोल दें, या EBC के बारे में गलत बोल दें, तो हमारा जो वायरल वीडियो जो भी बनेगा, लेट से होने वाला है, उसमें तो गलत जाएगा मैसेज। तो बिल्कुल हम हर चीज़ हर समय हम दूसरे का मोरालिटी को ख्याल करके हम बोलें, क्योंकि देखते हो मोदी जी या बड़े बड़े जो नेता है वो बहुत ही नाप तौल के बोलते हैं मंच से, और वो छोटे छोटे चीज़ में ही बहुत चीज़ अटैक कर देते हैं। उसका इंटरप्रिटेशन लोगे तो बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि लाल टोपी वाले को निकाल देंगे। ये नहीं बोल रहा है अखिलेश यादव को, ये नहीं बोल रहा है समाजवादी पार्टी को। लाल टोपी का बोलने का मतलब ही वही है, ये व्यंग है। गुंडा राज फिर से वापस आएगा लाल टोपी के अंदर, क्या व्हाट डज इट मीन? फिर से आप समाजवादी पार्टी का वो हिपोक्रेसी वाला दिन याद दिला रहे हो और कुछ नहीं। समझ रहे हो ना? ये तरीका है, यानी कि वायरल भी हो तो उसका नेगेटिव असर नहीं पड़े, एट द सेम टाइम मोरालिटी दूसरे का मेंटेन होना चाहिए, उसके विरोध में नहीं होना चाहिए। बस यही चीज़ है, समझे ना? इसी को बोलते हैं स्मेल टेस्ट या वायरल टेस्ट। मैं जानते हो इसमें सोसाइटी नो एथिक्स कहा गया है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। मैं जानते हो आजकल बच्चे लोग बचपन का प्यार से भी फेमस हो रहा है, आजकल लोग कुछ से कुछ करके भी फेमस हो रहा है ना। अब वो लड़का क्या था, वो कैरी मिनाटी, हाँ कैरी मिनाटी वो लड़का था, वो एक ही दिन इतना सब्सक्राइबर बढ़ा, इतना सब्सक्राइबर, वो क्या किया, वो गाली दिया है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो चला था, तब उसका क्या मोरालिटी का हम बात करें। वही बोला कि सोसाइटी का कोई एथिक्स नहीं है, वायरल टेस्ट में भी कुछ से कुछ आदमी लोग फेमस हो जा रहा है और उसी को फॉलो किया जा रहा है। गलत बात है कि नहीं है? गलत बात है कि नहीं? तो ये भी कहना गलत, ये भी कहना 100% गलत होगा कि वायरल टेस्ट कोई गुजरे तो एथिकली करेक्ट होगा और अनएथिकली इनकरेक्ट होगा, ये बोलना गलत बात है। मैं एक टेस्ट ये भी है आपके पास, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सोसाइटी का तो आपको एथिक्स रहा ही नहीं, सोसाइटी में कुछ से कुछ गा दिया, कुछ से कुछ हरकत कर दिया, वो फेमस हो जा रहा है। नॉट फॉर एवरीवन, मैं जो फेमस हो रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो यूटिलिटी टेस्ट, यूटिलिटी टेस्ट मतलब यूटिलियन टेस्ट। यूटिलिटी मतलब क्या था? यूजफुलनेस। अब इसमें क्या किया जा रहा है, देखो यूटिलियन अप्रोच का मतलब होता है मैक्सिमम गुड एज यू नो दैट थिंग, और लिस्ट हार्म होना चाहिए, कम हार्म होना चाहिए। आउटकम्स कैसे पता चलेगा? यदि कोई भी एथिक्स को, कोई भी इशू को तुम इस टेस्ट से गुजारते हो, यूटिलियन टेस्ट से गुजारते हो, तो कम से कम जो आउटपुट आना चाहिए वो हैप्पीनेस आना चाहिए, सेटिस्फैक्शन आना चाहिए, या फीस में बढ़ोतरी होना चाहिए, या इकोनॉमिक आपका अच्छा होना चाहिए। कल बताए थे कि नहीं बताए थे? यूटिलिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, उसको 2 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या है तुम्हारा इंटरनल, एक है क्या एक्सटर्नल। इंटरनल यूटिलिटी का मतलब क्या? सेटिस्फैक्शन, प्लेजर, हैप्पीनेस जो हमको मिलता है काम करने के बाद। दूसरा क्या? आउटसाइड क्या है कि जो सर्वाइवल के लिए हमको चाहिए, रुपया पैसा, है कि नहीं? दोनों में बढ़ोतरी हो रहा है, इसका मतलब सही चीज़ है। समझ में आ गया ना? वही चीज़ लिखा गया कि आउटकम कैसे मेजर करोगे? हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस से। अनहैप्पीनेस हुआ है यानी कि एथिकली गलत है, और हैप्पीनेस हुआ है एथिकली करेक्ट डिसीजन है आपका।
पॉजिटिव क्या है इसका यूटिलिटी टेस्ट का? बढ़िया चीज़ ये है कि ये इंक्लूसिव अप्रोच है, इसमें सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ठीक है, ये अप्रोच के साथ हम काम करते हैं। यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर है, क्योंकि हमारा यही अप्रोच ही रहता है यूटिलिटेरियन टेस्ट में कि मैक्सिमम गुड करना है और मिनिमम हार्म करना है। तो मैक्सिमम गुड का मतलब क्या होगा कि अधिक से अधिक जनता तक लाभ पहुंचाना, कॉमन गुड अप्रोच टाइप का बात हो गया इसमें। बात समझ रहे हो ना? तो इसका पॉजिटिव चीज़ क्या है यूटिलिटी टेस्ट का? जब कोई भी इशू को गुजारोगे इस टेस्ट से तो पता चलेगा कि यदि वो इशू जग कल्याण के लिए बना है तो सही बात है जी, इंक्लूसिव है अप्रोच आपका, सबके लिए बना है वो। तो यानी कि ऑल स्टेक होल्डर प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ आपके डिसीजन से, वही लिखा गया है वहाँ पे। बात समझे? नेगेटिव क्या है? डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट अबाउट द मैक्सिमम। अब कई बार ये भी होता है कि बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैक्सिमम चीज़। क्या हम शॉर्ट टर्म पे बात करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पे बात करना चाहते हैं? एग्जाम्पल देखो, 2019 का इलेक्शन जीत गए मोदी जी, शॉर्ट टर्म पुलवामा का अटैक हुआ, करेक्ट? पुलवामा एकदम छोटा मतलब क्विक टाइम में अटैक हुआ, मोदी जी उसको मुद्दा बनाए और जीत गए, शॉर्ट टर्म मुद्दा था। व्हाट अबाउट द फर्दर स्ट्रेटजी रिगार्डिंग द टेररिस्ट अटैक? टेररिस्ट अटैक्स को लेके उसके एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह तैयार हुआ भारत में, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुआ है इस कंट्री में। इस कंट्री में तो उसके बाद पेगासस इशू हुआ है, बहुत बड़ा इशू हुआ है। तो देखिए कभी कभी ये अप्रोच भी फेल कर जाता है जब हम इस चीज़ को शॉर्ट टर्म गेन मान लेते हैं। कॉमन गुड मान लिए, मैक्सिमम गुड मान लिए शॉर्ट टर्म के लिए। व्हाट अबाउट द लॉन्ग टर्म? जैसे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये जब हम लाएँ तो शुरू में क्या किया कि मैक्सिमम को इसने पहुँचाया, प्लस पॉइंट पहुँचाया, हाँ बेनिफिट पहुँचाया। आस्ते आस्ते देखे तो लोग जो सब्सक्राइबर थे इसके कम होते चले गए, तो लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का? तो साथ साथ हमारे पास ये भी अप्रोच होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या रूप रहेगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि हम शॉर्ट टर्म गोल को फोकस करते हैं और लॉन्ग टर्म हमारा जो गोल है वो ग्रे एरियाज में, कुछ भी हो सकता है जी, बात समझे ना? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम पूजा? तो बात समझ में आया कि क्या क्या नेगेटिव है यूटिलिटेरियन अप्रोच का भी और वायरल टेस्ट का भी। वायरल टेस्ट में सोसाइटी का एथिक्स नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ को वो एम्ब्रेस, कोई भी ऐसा चीज़ को वो फॉलो कर रहा है और हो सकता है सोसाइटी गलत डायरेक्शन में भी चल जाए। वायरल टेस्ट तो सबका अपना पॉजिटिव है, सबका अपना नेगेटिव है। अब हम बात करेंगे राइट टेस्ट। तब कोई भी इशू को तुम राइट टेस्ट में गुजारोगे तो क्या होगा? देखो इसमें देखो ह्यूमन बीइंग, अब देखो ह्यूमन बीइंग का अपना वैल्यू होता है कि नहीं है? हर ह्यूमन बीइंग का अपना वैल्यू है, प्राइड है, रेस्पेक्ट है, बहुत सारा चीज़ होता है, डिग्निटी है। अब इसमें कहा जाता है, देखिए ह्यूमन बीइंग का भी दो वैल्यू हो सकता है, एक इंट्रिंसिक हो सकता है, एक एक्सट्रिंसिक हो सकता है। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? आदमी का प्राइड, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, प्लेजर, है ना, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू मतलब स्टेटस, रईस आदमी है, फेम, बहुत बड़ा फेम है, सेलिब्रिटी है, अक्षय कुमार है, अमिताभ बच्चन है, चलेगा तो पूरा क्राउड आ जाएगा देखने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। एक्सटेंसिव वैल्यू है ये। तो ह्यूमन बीइंग के पास दो वैल्यू हो सकते हैं, एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव हो सकते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन राइट्स का बात तो होगा ही होगा। यानी कि अब हमने देखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले कहो या सेकेंड वर्ल्ड वार तक कहो, दुनिया में कोई कंसेंसस नहीं था ह्यूमन राइट्स के ऊपर। लोग मार रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। हिरोशिमा नागासाकी बेस्ट एग्जांपल जो हर समय कोट करता हूँ। ह्यूमन राइट्स को कोई परवाह नहीं है। आस्ते आस्ते क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन चार्टर बने, उसके बाद ह्यूमन राइट्स को समझा गया। और पहले कंपेयर में तो अभी बेटर ही है। पहले तो राजा लोग जाता था, मार के चल देता था, काहे का ह्यूमन राइट्स। बात समझे ना? ये राइट टेस्ट में बिल्कुल हम ह्यूमन राइट्स पे ही बात करते हैं। देखो पॉजिटिव क्या कि देखो ह्यूमन राइट्स एक पावरफुल वेपन है वर्ल्ड का। यदि हम कोई भी अपना कोई भी हम एथिकल चीज़ हम डिसीजन लेते हैं, यदि किसी का भी ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ तो इस स्टेज से गुजारोगे तो फेल कर जाएगा। ये फेल कर जाएगा, तुम बोलो कि हमारा गलत डिसीजन है, हमारा एथिकली करेक्ट हो ही नहीं सकता है। बात समझे ना? क्योंकि ह्यूमन राइट जो चीज़ है वो वर्ल्ड में एक तरह से बहुत बड़ा टूल है पहचानने के लिए। इसलिए अलग अलग इंडेक्स जारी किया जाता है कि नहीं किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत का निकला, अब भारत बहुत पीछे आया। पॉवर्टी इंडेक्स भारत का निकला, भारत बहुत पीछे आया। होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या है? ये सब चीज़ ये बताता है कि इस देश में या कोई भी अन्य देश में किस तरह ह्यूमन का रेस्पेक्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल हम अफगानिस्तान का बात करें तो अफगानिस्तान में तो रोज ही बम ब्लास्ट हो रहा है, तो काहे का ह्यूमन राइट्स वहाँ पे?
सीरिया का बात करेंगे तो कहाँ है वहाँ पे, यमन का बात करेंगे तो वही हालत है, लीबिया का बात करेंगे तो वही हालत है। बात समझ रहे हो ना। तो जब कोई भी इशू को इस स्टेज से गुजारोगे तो तुमको पता चलना चाहिए कि कोई भी डिसीजन आपने लिया था वो क्या ह्यूमन राइट्स को सर्व किया था। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस इन्वायरमेंटल एथिक्स। अब तुम आदमी को देने के चक्कर में तुम इन्वायरमेंट को तोड़ देगा। अब कहेगा कि ह्यूमन राइट से घर बना दो, घर बना देगा, उसको रहने के लिए असलम दे देगा, पेड़ उड़ काट के फेंक देगा उसको वहाँ से। तो एक राइट्स को बचाने के चक्कर में इन्वायरमेंटल राइट खत्म कर दिए तो होता है जी। एक जोन दूसरे जोन पे अटैक करता है या दूसरे पे प्रभावित करता है तो वो वाला खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन राइट जो टेस्ट है या राइट टेस्ट है वो सैक्रोसेंट, ऐसा नहीं है। अब ह्यूमन राइट्स को देने के चक्कर में तुम पूरी तरीके से पोल्यूशन ही फैला दिया वर्ल्ड पे। अब देखो आदमी जितना बढ़ेगा उसको कहोगे कि तुम कंस्ट्रक्शन करके उसे घर दे रहे हो, है ना, उसको अपना ठीक ठीक जगह पर उसको शेल्टर दे रहे हो तुम। अब शेल्टर देने के चक्कर में पोल्यूशन बढ़ रहा है, शेल्टर देने के चक्कर में तुम्हारा ग्लेशियर पिघल रहा है क्योंकि पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ते चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राइट टेस्ट वो गुजर गया, मगर कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है जो इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है। यानी कि सभी टेस्ट का हम पॉजिटिव चीज भी देख रहे हैं, नेगेटिव चीज भी देख रहे हैं। अब देखो चॉइस टेस्ट। अब चॉइस का मतलब क्या होता है, देखो चॉइस इज अ पीपल दैट डिसाइड गो फॉर देम। यानी कि पीपल को पूरी तरीके से दे दो कौन सा साइड लेना चाहते हैं, इस साइड जाना चाहते हैं, उस साइड जाना चाहते हैं, यस यू हैव फुल फ्रीडम, समझे। लेट अदर्स मेक देयर ओन चॉइस। ठीक है, पूरा इजाजत दे दिया, आपको एसएससी करना है करिए, आपको यूपीएससी करना है आप करिए, आप ये करना आप करिए। ऑप्शनल भी तो वही है, चॉइस है अपना, बाकी सब आपको कंपलसरी करना है, ऑप्शनल पूरी तरीके से चॉइस है। हिस्ट्री लेना है लो, फिलोसफी लेना है लो, है ना, कोई इंजीनियरिंग करना है वो ले लो, एग्रीकल्चर करना है वो भी ले लो। चॉइस हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि चॉइस जब मिलेगा तो तुम्हारा बेस्ट पोटेंशियल दिखेगा, है कि नहीं है। तो वही कह रहा है कि लेट अदर्स अपना डिसीजन ले। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जब हम ये इजाज़त दे देते हैं, हम इस तरह का स्पेस देते हैं, इसका मतलब हम रेस्पेक्ट करते हैं दूसरे के चॉइस को। हम डेमोक्रेसी का बात करते हैं यहाँ पे। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि दूसरे का ओपिनियन को सुनना, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। क्या होता है इसका मतलब कि पीपल से बना हुआ, पीपल से बना हुआ मतलब क्या, पीपल का चॉइस से बना हुआ चीज़ है। यानी कि हर पीपल को मतलब मतभेद करने का अधिकार है, मतभेद करने का अधिकार है, डिफरेंस हो सकता है चॉइसेस में, समझे। तो पॉजिटिव क्या चीज़ है, इसका पॉजिटिव यही कि हम इक्वलिटी का बात करते हैं। जब हम चॉइसेस या इक्वलिटी यानी कि हमको चूज करने का अधिकार है तो आपको भी चूज करने का अधिकार है, हम दे रहे हैं आपको भी स्पेस। तो रिकॉग्नाइज एबिलिटी ऑफ अदर्स, यानी कि जब ये चीज़ दे रहे हैं तो हम ये भी रिकॉग्नाइज करने का, अगला वाला भी चॉइस कर सकता है जी। इसके लिए हम काहे करेंगे, हम कौन होते बोलने वाला कि तुमको यूपीएससी करना चाहिए, हम कौन होते बोलने वाले कि तुमको एसएससी करना चाहिए। ये तुम्हारा चॉइस है, तुमको जो अच्छा लगता है वो करो, और जिस रास्ते में तुमको अच्छा लगता है वो रास्ता को चुनो और उसमें दौड़ो, सिंपल सी बात है। बात समझे। मन नेगेटिव क्या है, यदि इस तरह हम दे दे तो टेररिस्ट वाला लोग क्या हो करना शुरू नहीं कर देगा। यदि हम टेररिस्ट वाले को दे दे कि भाई ठीक है तुमको चॉइसेस है, जाओ गंद मचा दो जम्मू एंड कश्मीर में, जाओ मचा दो गुजरात में, राजस्थान में मचा दो, तो क्या होगा, देश का तबाही होगा कि नहीं होगा। यदि मर्डर को पूरा दे दिए कि चॉइस है बाबू जो करना है करो, तो क्या हो जाएगा। यानी कि एक सर्टन ऑफ सेक्शन जो कि रेडिकल एलिमेंट्स है, यदि हम नक्सलाइट को दे दे इस तरह का चीज तो क्या होगा फिर। तो इसका भी नेगेटिव है ऐसा, यानी कि रेडिकल एलिमेंट पे हम ये छूट दे देते तो दिक्कत हो सकता है। आकाश समझ गए ना, यदि तुम लोग को हम छोड़ देंगे बाबू कोई बात नहीं मत लिखो, विद्वान आदमी है, फिर क्या होगा, है ना। अंकित ज़्यादा जानता है कि नहीं अंकित। 2 माइंड मैप दिए हैं तुमको, याद दिला देते हैं, कल नहीं बना के आया गरबा खेलेंगे गुजरात में जाकर, तुम्हारा हड्डी का बता देते हैं। बनाना है कल से तो छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कल देखो सुबह हम, तुमको पता है ना सुबह सब आएगा, यूपीएससी वाला स्टूडेंट भी आएगा बहुत जल्दी 8:30, हाँ लगवा देंगे, मेंस राइटिंग ही तो हो रहा है आफ्टर ऑल, सुबह सब आएगा स्टूडेंट। रमानंद भी कल आएंगे, बोल तो रहे थे, भगवान जाने नहीं वो आएंगे, आँख में दिख रहा था कन्विक्शन। कभी छज्जी से उतरो, कभी दर्शन दो। कहा जी मन नहीं करता पढ़ने लिखने का, बस 2 घंटा में टाइम पास करने का मन करता है। अरे तो हम समझ सकते कि 1 डिग्री सेल्सियस चल रहा, 8 डिग्री सेल्सियस चल रहा। अब तुम घूम फिर के पहुंचा उस रास्ते पे,
एनीवे चलो तुम लोग को जस्टिस भी देना है, आगे बढ़ो। हो गया बाबू, हो गया, बात खत्म हो गया। देखो जस्टिस टेस्ट है। अब जस्टिस टेस्ट का मतलब क्या होता है, सब जानते हो। इसमें क्या करते हैं, ट्रीट एवरीवन इक्वल, है ना, सब बराबर है। अंकित तुम भी बराबर हो, इसलिए हम चाहेंगे तुम भी पढ़ो दूसरे की तरह। ट्रीट एवरीवन इक्वल, सब बराबर है, बात समझे। और यदि अनइक्वल आप किए हैं तो डिफेंसिबल आर्गुमेंट होना चाहिए, जो कि आप जानते हैं, करेक्ट। पॉजिटिव क्या है, फेयरनेस जस्टिस अप्रोच है, सबके लिए बराबर सोच रहे हैं, न्याय सबको बराबर मिलना चाहिए। नेगेटिव क्या है, क्या जी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, कौन सा क्राइटेरिया से, क्या भरोसा आपका भतीजा हो, आपका भाई हो, क्या उस सेंस में आप कर रहे हैं उन चीज़ों को। यानी कि जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया तो आदमी अपने हिसाब से फिक्स करता है। ह्यूमन बीइंग है जी, एरर होने का चांसेस रहता है। बहुत कम ही ह्यूमन बीइंग होते हैं जो एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी के साथ चलते हैं, है कि नहीं है। ज़्यादातर रिलेटिव ही इंटीग्रिटी के साथ चलता है। तो यहाँ पे वही क्या कहते, देखो कौन सा नो सिंगल क्राइटेरिया फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन या फेयर जस्टिस सिस्टम। फेयर जस्टिस सिस्टम के लिए कौन सा सिंगल क्राइटेरिया है, किसी को नहीं पता है। डिफेंसिव मैकेनिज्म ओपन टू डिबेट, जो डिफेंस करेंगे कोई बात नहीं है। आज हम सपोर्ट करते हैं अभिषेक को, क्योंकि अभिषेक का अतीत थोड़ा खराब रहा है, फिर डिबेट होगा इसके अतीत पे कि क्यों हम इसको हम डिफेंड किए हैं। डिबेट होगा उसके ऊपर, आकाश के ऊपर भी डिबेट होगा, तो फिर बॉक्स खुलेगा बड़ा, और फिर लास्ट में कंक्लूजन क्या होगा, डिबेट का हिस्सा था ही नहीं है, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है, घूमता है इधर उधर, ये कंक्लूजन निकलेगा। तो बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो। इसका मतलब ये है कि इसका नेगेटिव क्या चीज़ है, नेगेटिव ये है कि कोई सिंगल क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। और डिफेंसिव जो मैकेनिज्म आप लेके आ रहे हो और आप बोलोगे नहीं हम इसको पार्शलिटी करेंगे, नहीं इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, वो भी डिबेट का हिस्सा है। क्यों करिएगा, क्या रीजन इसके पीछे, तो डिबेट का एक बॉक्स खुल जाएगा वहाँ पे। तो ये जस्टिस टेस्ट है। कॉमन गुड टेस्ट, देखो कॉमन गुड टेस्ट जैसे कि नाम ही देखते हो, हाँ वो टॉपिक से ही पता चल जाता है। कॉमन गुड मतलब इंडिविजुअल बेनिफिट प्लस कॉमन पीपल बेनिफिट। इंडिविजुअल को भी फायदा होना चाहिए, कॉमन पीपल को भी फायदा होना चाहिए, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं। पॉजिटिव क्या रहेगा, यदि इस स्टेज से गुजारोगे तो पॉजिटिव इंक्लूसिव अप्रोच, सबका साथ सबका विकास, सेम। सक्सेस क्या है, यदि जग का भलाई हो गया तो सबका भलाई हो गया। नेगेटिव क्या है, कॉमन गुड कॉन्स्टिट्यूट व्हाट ओपन टू डिबेट। कॉमन गुड का मतलब क्या होता है, कॉमन गुड का मतलब क्या, 70% आदमी, 80% आदमी, 55% आदमी, या डेमोक्रेसी में 51% आदमी, यहाँ सवाल होता है। कॉमन गुड अप्रोच का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लो कि 20 स्टूडेंट है और हम बोले कॉमन गुड अप्रोच, तो हम 20 स्टूडेंट में मान लो कि 12 स्टूडेंट हमारे बात से सहमत थे, तो हम कह के निकल जाएंगे कि कॉमन गुड अप्रोच हो गया। हो सकता है उस जगह पे 14 भी हो सकता है उस जगह पे 11 भी हो सकता है, इसका रेशियो कहाँ फिक्स रहा। तो ये वेग लाइन है, बात समझे ना। एवरीबॉडी टेस्ट, देखो ऑल आर इक्वल, डिसीजन टेस्ट यानी कि सब इक्वल है। एवरीबॉडी टेस्ट मतलब किसी भी तरीके से निकालेंगे सबके लिए भला हो, ये बात समझे ना। ऑल आर इक्वल, वही जस्टिस वाला ही बात है। पॉजिटिव क्या है कि इसमें एवरीवन, जैसे आर्टिकल 14, 15, 21 ये सभी अपहोल्ड हो जाए, यानी कि इस टेस्ट से गुजारे तो राइट टू इक्वलिटी का बात हो, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRC SFP जानते हो, या फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 19 का बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बात करेंगे, आर्टिकल 21 का भी बात कर सकते हैं। नेगेटिव क्या है कि देखिए एवरीबॉडी टेस्ट ठीक करिए, व्हाट अबाउट द डिफरेंट आइडियोलॉजी। भगवाधारी का जो आइडियोलॉजी होगा और जो सेकुलर का आइडियोलॉजी होगा, अंतर है कि नहीं, तब कैसे एवरीबॉडी टेस्ट हो सकता है। भगवाधारी आर्टिकल 14 को अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा एज कम्पेयर टू सेकुलर वन। भगवाधारी आर्टिकल 25 को अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा एज कम्पेयर टू सेकुलर वन। तो फिर इंटरप्रिटेशन आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है, आपका आइडियोलॉजी डिफरेंट है तो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकता है। वही चीज़ कहा गया है कि नेगेटिव क्या है कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम वन टू अनदर, अलग अलग आइडियोलॉजी, एक्सट्रीमिस्ट का आइडियोलॉजी अलग हो जाएगा। वर्च्यू टेस्ट, वर्च्यू टेस्ट एज यू नो डैट कैरेक्टर और नेचर, किस तरह का हम, जैसे कि इस टेस्ट से गुजारे तो किस तरह का हम नेचर चाहते थे वो हमको पता चल गया। क्या ऑनेस्टी वाला नेचर चाहते थे ये काम में, तो ये पता चलना। पॉजिटिव क्या, नॉट फोकस ऑन इन इंडिविजुअल एक्शन, हम केवल इंडिविजुअल का एक्शन में फोकस नहीं करते हैं,
हम साथ साथ वर्च्यू पे भी फोकस करते हैं। क्या वो जो इंडिविजुअल आदमी काम किया था, क्या इंटीग्रिटी के साथ काम किया, वो क्या ऑनेस्टी के साथ काम किया। जैसे लेट्स एग्जांपल, मैंने अंकित को कुछ काम दिया, इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड मैंने काम दिया, लेट्स 2 केस खींचूंगा जी। मैंने अंकित को काम दिया कि अंकित तुम एक काम करो, एक बढ़िया से करंट अफेयर्स बना दो, लेट्स से। नहीं पीछे का नहीं खींच रहे तुमको, अभी बता रहे, देखो बढ़िया सुनो, काम आएगा ताकि मोटिवेट रहेगा आगे आने वाले समय में। देखो इसको मैंने कहा कि बाबू ज़्यादा नहीं, 1 महीना कहा तुमको एडिटोरियल्स क्लब कर देना, ठीक है। और इसको टाइम दिया मैंने 2 दिन, और इसने भी 2 ही दिन लिया लेट्स से, और ऐसा लेता भी है। तो इसको मैंने 2 दिन दिया, काम किया बेचारा, बहुत ईमानदारी के साथ काम किया, जा रहा है पूरा काम कर रहा है, फ़ोन कर रहे तो सर काम ही कर रहे हैं, ये बोल रहा है आपको, ठीक है। मैं 3 दिन हो गया और काम पूरा करके दिया ये। मैं इसने जो डेडलाइन टाइम 2 दिन लिया था, मैं कब सबमिट किया, 3 दिन बाद सबमिट किया। तो जो डिसिप्लिन होना चाहिए था टाइम का, वो नहीं हुआ। इंटीग्रिटी भले ही इसने मेंटेन किया है, काम करके दिया है, मत वो टूट गया उसका। तो जो वैल्यूज है, जब इसमें वही कहा जा रहा है कि देखिए इसमें हम इंडिविजुअल एफर्ट तो देखते ही हैं, साथ साथ जो वर्च्यू है, जो वैल्यूज है, उसको भी अपहोल्ड किया गया कि नहीं किया गया। क्या ये सिंसियरिटी से काम किया है लड़के ने, क्या टाइम को मैनेज किया है ठीक से 2 दिन का। यदि इंडिविजुअल एफर्ट बहुत अच्छा है, 3 दिन तक पूरा काम करते रह गया 10 घंटा, मैं इसने 2 दिन का काम लिया था, तो इस सेंस में कहेंगे कि इंडिविजुअल एफर्ट ठीक है, मैं वर्च्यू वैल्यूज ठीक नहीं है इसका। आर यू गेटिंग मी? तो यही कहा जा रहा है कि यानी कि हमको दोनों पे ही काम करना होगा, हमको इंडिविजुअल एक्शंस पे भी काम करने होंगे, साथ साथ वर्च्यू वैल्यू पे भी काम कर, कितना ऑनेस्टी के साथ काम किया है, कितना डेडलाइन के टाइम के साथ काम किया है। अंकित कितना फायदा मिलता है हमको इस क्लास का, देखो समझा। और ये चीज़ सब ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि नहीं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जाओगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहे हो, इस क्लास में हो या अनदर क्लास में हो या फिर अपने पब्लिक लाइफ में तुम लोग भी रहे हो, तो जानते हो कि इस तरह का होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक सर्टेन डेडलाइन टाइम दिया जाता है। जैसे रिपोर्ट मेकिंग में भी एक डेडलाइन टाइम दिया गया था सबको, आपको करना होता है उसमें। कई स्टूडेंट अच्छे से कर पाए, कई लोग नहीं कर पाए। जो अच्छे से कर पाए बेस्ट है, जो नहीं कर पाए ठीक है, नेगेटिव है, आपको फिर से बेटर करना होगा उसके लिए। तो बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? यही क्या है तुम्हारा, इसी को क्या बोलते हैं, वर्च्यू टेस्ट बोलते हैं। यानी कि इंडिविजुअल एक्शंस देखा जा रहा है प्लस वर्च्यू वैल्यूज को अपहोल्ड किए कि नहीं किए। कोई डाउट है किसी को क्लास में? कोई दिक्कत है? कुछ सवाल पूछ ले सबसे। चलो, जब इतना कॉन्फिडेंस से बोल ही रहे हो तो पूछ ही लेते हैं, तुम लोग का ख्वाहिश पूरा कर ही देते हैं हम। चलो बिल्कुल, तुम लोग कॉपी का रेफरेंस ले सकते हो, जो भी नोट्स हैं। ये बताओ हमको, चलो बॉनी अच्छा करते नहीं थे स्टैंड अप। ये बताओ चॉइसेस टेस्ट, जो वहाँ पे जाओ विजिट करो, कोई बात नहीं है, देख लो नोट्स देख लो। चॉइसेस टेस्ट का एक एग्जाम्पल के सहित हमको बताओ। जल्दी करो, टाइम नहीं है, रिकॉर्ड भी हो रहा है जी। कहा जी देंगे तुमको बढ़िया वाला, रुको ना रे। हाँ हाँ, फर्स्ट चीज जो है वो है एक मेजरमेंट के लिए बेस्ट है, जो एथिकल सिस्टम जो एथिकल सिस्टम को बेस्ट मतलब कि इसके पास में बेस्ट होगा। तो ये इसमें फर्स्ट टेस्ट में जैसे हम किसी चीज बोलते हैं कि ये मींस एक काम जो है मतलब एक ह्यूमन को दे दी चॉइस कि आप ये चूज कीजिए, जैसे कि आपको कुछ भी चूज कीजिए, जैसे कि एक आदमी चूज किया ट्रूथ जो सही जो सत्य जो है वो सच बोलना, तो उसके चॉइस पे डिपेंड किया, उसकी चॉइस पे वो चॉइस टेस्ट वो इसको किया अपने चॉइस फ्रीडम से, और इसका पॉजिटिविटी दोनों का। तुम बोलते रहो ना, जितना आता है उतना बोलते रहो, खींचो। तो चॉइस टेस्ट जैसे वो ट्रूथ के हिसाब से चल रहा है कि चॉइस है, उसको फ्रीडम मिला है कहीं से कॉन्स्टिट्यूशन से या वहाँ का रूल्स नॉर्म्स, जिससे चॉइस मिला उसे वो ट्रूथ को चुना कर बोलना अच्छा बात है, चॉइस किया और ये अपने लाइफ में आगे बढ़ाया। अच्छा, टेस्ट का मतलब क्या होता है, जरा ये हमको समझाओ तो। टेस्ट में ये चीज अगर से पास के हाँ ये चीज ये तो क्या है इसका रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट क्या है? हाँ। क्या रिजल्ट क्या निकलेगा, या तो एथिकली करेक्ट और एथिकली इनकरेक्ट। हाँ,
यही ना हुआ जी? हाँ, yes sir। एथिक्स का किसका टेस्ट कर रहे हैं हम लोग? एथिक्स का टेस्ट कर रहे हैं ना? अब आओ ना, तुम इधर उधर का बात मत करो, तुम ये बोलो। ठीक है, टेस्ट में हाँ, टेस्ट मतलब टेस्ट, चाहे अपना टेस्ट ले रहा है। चॉइस टेस्ट लेने से फायदा है हाँ। कि वो जो एक फायदा ये है कि पीपल जिस हिसाब से जैसे अपना चाहेंगे उस हिसाब से चॉइस करके अपना लाइफ जी सकते हैं। और ये कोई भी चीज़ एक्सटेंसिव होने से नेगेटिव होता है। इसका पॉजिटिव ये है कि आदमी का फ्रीडम बना रहेगा, वो अपने हिसाब से लाइफ चलाएगा और जो है उसको फ्रीडम वो मिलेगा। लेकिन इसका नेगेटिव इस वजह से ज़्यादा अगर चॉइस टेस्ट अगर हावी हो जाए किसी पे तो इसका नेगेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कि टेररिज्म का उत्पन्न होना। बिल्कुल चॉइस टेस्ट करने बिल्कुल बिल्कुल। और ह्यूमन राइट वायलेशंस Excellent। हो गए और नेचर का डिस्ट्रक्शन, ये भी Correct। तो चॉइस टेस्ट का ही नतीजा है। ठीक है ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। गुड गुड। सुनील स्टैंड अप। और एक अच्छा एग्जांपल के साथ समझाओ चॉइस टेस्ट। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। चॉइस टेस्ट ये टेस्ट है जिसमें सर कोई भी एथिकल सिचुएशन है सर, और वो एथिकल सिचुएशन में अगर वी हैव एनी डाउट तो उस समय हम लोग इसमें इस पे रखेंगे। अगर इस टेस्ट से पास करें, एक ये इंडिविजुअल लेवल पे टेस्ट होता है सर, जहाँ पर सबका चॉइस लिया जाता है सर, जहाँ पर हम लोग के पास ऑप्शंस काफी रहते हैं। तो इसका एग्जांपल देना है सर। एग्जांपल, गिव मी वन एग्जांपल। बोल दोगे अंकित? आई विल कम टू यू। कोई भी एग्जांपल, बहुत एग्जांपल है इस क्लास में, एग्जांपल तुमको मिलेगा देखने को। हाँ सर, रिलीजन का ही एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे रिलीजन में सर ये हार्ड फास्ट रूल में ये सब मंदिर जाने के लिए वो एक चॉइस टेस्ट है। अगर मान लीजिए सोसाइटी में काफी लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर ये तो मतलब जो एथिकली जो एक्टिविटी हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको टेस्ट करना है सोसाइटी के ऊपर अंडर बेसिस ऑफ रिलीजियन प्रैक्टिसेस। अगर रिलीजियन प्रैक्टिसेस एथिकल है कि नहीं ये टेस्ट करना है तो सबसे पहले हम इस पे लाएंगे, आपको देखेंगे जो रिलीजियन को फॉलो कर रहे हैं तो वो सही है सर, और जो नहीं फॉलो कर रहे हैं वो अपना पर्सनल चॉइस, क्योंकि इसमें आप लोग हम इसे ब्रैकेट होता है जहाँ पर एक चॉइस ऑप्शनल हो सकता है। करेक्ट, ठीक है, एक्सीलेंट। देखो ठीक है, मैं इस चीज़ को और क्लियर कर देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, सुनो अच्छे से, फिर तुम लोग के पास आऊँगा क्योंकि तुम लोग का भी चॉइस होना चाहिए बोलने का। देखो जैसे लेट से एक मैंने बहुत बड़ा मंदिर बना दिया यहाँ पे, दूसरा पैरेलल शनिदेव महाराज का मंदिर बना दिया, ठीक है, पैरेलल, तो पहले से शनि मंदिर है यहाँ पे, इसलिए शनि का आस्था नहीं है। तो एक लेट से मैंने एक बना दिया मंदिर, ये मेरा एक डिसीजन हो गया। क्या ये मंदिर बनाना मेरा एथिकली करेक्ट डिसीजन है कि नहीं है? यही टेस्ट गुजरना है हमको, क्योंकि हम डिसीजन लिए कि मंदिर बनाने का। पहले टेस्ट से गुजारोगे ना, कोई काम करोगे तभी ना वो टेस्ट से गुजरेगा जी। चाहे आपका डिसीजन हो सकता है या फिर आपका एक्शन हो सकता है। तो मेरा मुद्दा क्या है कि हमने एक शनि महाराज का मंदिर बना दिया, और उस मंदिर में बनाया तो मैंने क्या किया कि सबको स्पेस दे दिया कि आप आइए, आपका इच्छा है, आप आइए, सुबह नारियल फोड़िए, पूजा करिए। जो लोग सहमत है वो आएंगे और जो लोग सहमत है नहीं आएंगे। जब हम इस टेस्ट से गुजारेंगे अपने डिसीजन को मंदिर बनाने का, तो हमको पता चलता है कि 90% या 80% या 70% लोग आए और अपने फ्रीडम को एंजॉय किए, और 30% लोग नहीं आए क्योंकि वो दूसरे संप्रदाय से थे। बिल्कुल सही बात है, हमने सबको स्पेस दिया। हमने 30% वाला संप्रदाय को भी स्पेस दिया कि ठीक है आप घर में रहिए, आप अपने धर्म को मानिए। यही हुआ टेस्ट, यही नहीं हुआ जी चॉइस टेस्ट, क्योंकि हमने सबको बराबर 100% अधिकार दिया सबको। यानी कि आप कोई डिसीजन लेते हैं, एग्जाम्पल देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब शुरू में आया था तो सरकार ने पूरी तरीके से सबको जबरदस्ती कहा था कि आपको प्रीमियम भरना ही पड़ेगा, आपको इसके अंदर आना ही होगा। याद करो, मगर सरकार ने बाद में क्या किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑप्शनल कर दिया, जिसको लेना है लीजिए, जिसको नहीं लेना मत लीजिए। तो चॉइसेस दिया कि नहीं दिया? तो सरकार का वो डिसीजन हुआ। यदि वो डिसीजन को हम इस टेस्ट में पास करें तो बिल्कुल फिट है। यानी कि हम कोई भी डिसीजन ले, जैसे एग्जांपल देखो एथिक्स क्लास का, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अब शुरू में मैंने बात किया था कि इस एथिक्स क्लास को 3:30 में स्टार्ट करूँगा, फिर उसके बाद मैंने 3:45 बात किया,
हाँ 3:45 में स्टार्ट भी किया और पहला ही दिन हमारे 2-3 विद्यार्थी लेट आए, सबको चॉइस दिया गया, सब बोले कि सर 4 बजे आएंगे, 4 बजे आएंगे, 4 बजे आएंगे। तो हम बोल दिए ठीक है तुम्हारा चॉइस है, 4 बजे से करेंगे, हो गया चॉइस टेस्ट में। यानी कि हमारा जो डिसीजन एथिक्स क्लास को लगवाने का वो चॉइस टेस्ट से गुजरा और एथिकली करेक्ट है। समझ में आया चीज? तुमको हम नहीं बोला, हो गया, तुमको देंगे दूसरा तुम्हारा उजाला देंगे, रुको अभी। ये समझ में आया? यानी कहने का मतलब आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। तुम लोग एग्जाम्पल क्यों नहीं दिखता, हमको समझ में नहीं आता। अब तुम लोग हद है यार, कुछ से कुछ बोलता है। अच्छा ये बताओ, क्या एथिकली करेक्ट होना वायरल टेस्ट सफिशिएंट है? अभिषेक, कोई भी डिसीजन एथिकली करेक्ट होना या कोई भी एक्शन एथिकली करेक्ट होना, क्या वायरल टेस्ट तुमको सही रिजल्ट देता है या वही स्मेल टेस्ट या न्यूज़पेपर टेस्ट? कैसे जस्टिफाई करो, एक एग्जांपल के साथ जस्टिफाई करो, और हमारा गलती से भी कोट नहीं करना है। जस्टिफाई जैसे कि सर जेएनयू में से कन्हैया कुमार का जो भाषण, वो तो सर सही में मतलब वो तो सर प्रमाणित नहीं किया गया, मतलब सही में ना आ रहा है तो इसको तो वायरल कर दिया। बहुत बढ़िया। इसलिए सर एथिकली तो करेक्ट नहीं है, उसमें प्रमाण नहीं है, लेकिन उसको ब्लेम लग गया कि वो डिस्ट्रॉय है। बहुत अच्छा, क्लैप फॉर हिम, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसी तरह आंसर दो ना, हिट करो ना डायरेक्ट पॉइंट को। कन्हैया कुमार का जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उस पर आरोप लगाया गया था कि टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है, हाँ करेक्ट है, हमारे प्रधानमंत्री तक बोल दिए थे इस चीज़ को, क्योंकि उस समय चुनाव का माहौल था। मैं ये तो अभी तक प्रमाण नहीं हुआ है, तो जो ही नहीं कि वायरल टेस्ट वो सही हो। और गेटिंग में समझ रहे हो ना बात को? हाँ अंकित स्टैंडर्ड। अंकित ये बताओ, जब हम यूटिलिटी टेस्ट से कोई भी अपना डिसीजन या एक्शंस को गुजारते हैं या उसे पास करते हैं, तो क्या क्या नेगेटिव चीज आ सकता है? क्या क्या नेगेटिव चीज हो सकता है? और हाथ उठाओ तो बोलो। अब आंसर देख लेगा तो पता चले जाएगा तुमको, एक पॉइंट दिख जाएगा तो उसको दूसरा पॉइंट भी अपने आप आ जाता है इसका। इज अ सो क्लेवर। चलो डिसीजन को अगर यूटिलिटी टेस्ट से गुजारते हैं तो इसमें सर जनरली यूटिलिटी टेस्ट में हम जो देखते हैं ये ग्रेटर गुड को, चाहे वो कि ये सिर्फ नॉट लॉन्ग टर्म में हो या शॉर्ट टर्म में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ बोलो। क्या हो? कहा जी? सही तो बोले हो तुम, इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे वेगनेस है, बहुत ज़्यादा सर, है ना? कि सर बिहार गवर्नमेंट लॉन्च किया है स्कीम घर घर नल योजना, ठीक है, जिसमें 5 साल तक मतलब ये सर स्कीम लॉन्च किया है हर घर मतलब ट्रीटेड वाटर पहुंचाने का। तो इसमें सर स्कीम लॉन्च तो किया है एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक ग्रेटर गुड के लिए, ताकि सर कि हर एक एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेक्ट वाटर्स को लेकर के, करेक्ट, बहुत ज़्यादा आयरन है, आर्सेनिक्स है, बिल्कुल, तो उसमें सर वो देख किया, लेकिन उसमें आउटकम जो रिजल्ट आया वो बहुत ही मतलब वो सक्सेस नहीं, तो दैट मीन्स कह सकते हैं कि ठीक है। देखो बैठो 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 बैठो। अरे शराबबंदी, उससे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म में लगता है लोगों को तो बहुत अच्छा काम किया, महिलाओं के साथ बहुत अच्छा हुआ है ये, है ना, मगर लॉन्ग टर्म क्या हुआ तो तुम लोग जानता ही है, इतना बड़ा पैरेलल माफिया इंडस्ट्री खड़ा हो गया इससे। और सर आजकल जो गवर्नमेंट है सर 2021 से जुड़ेगा, सब
हाँ बहुत बढ़िया। कहाँ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात करते हैं, बहुत बढ़िया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात ही नहीं करते हैं, अभी मिला कर दिए। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं सोचता है। वेरी गुड। ग्रीन रेवोल्यूशन में जब बात कर रहा है तो ग्रीन रेवोल्यूशन का बात कर दो ना। ग्रीन जो हरित क्रांति जो पंजाब हरियाणा में जो स्टार्टिंग में आया, वहाँ पे शुरू में तो आया, और उसके बाद हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लगाने का क्या नतीजा हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर लगाने का क्या नतीजा हुआ, हम लोग सब जानते हैं कि वाटर टेबल इतना घट गया है कि 20 से 25 साल में वो पूरी तरह डेजर्ट एरिया हो जाएगा पंजाब रीजन। तो फिर सही है। तो डैट मीन यू हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, बहुत एग्जाम्पल है, बस आपको दिमाग थोड़ा सा इधर उधर घुमाना होगा, आंसर वहीं पे है। ठीक है, हाँ शुरू में बहुत वाहवाही मिला है ना सर्जिकल स्ट्राइक से, मगर लॉन्ग टर्म क्या रहा, अभी भी तो हमारे जवान लोग मर ही रहे हैं, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना, एक ओवरव्यू मिल गया। अब सबसे इंटरेक्ट करना मुश्किल है, फिर सेकंड में हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। इसको पढ़ लेते हैं। आई विल कम टू यू। सबसे पहले तुम्हारे पास है, आई विल कम टू पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप। ठीक है, ये हिस्सा है तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमको समझना होगा। एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो रोल्स ह्यूमन प्ले, आदमी क्या क्या रोल प्ले कर सकता है, ह्यूमन बीइंग, समझे ना। तो देखो डिफरेंट रोल्स प्ले करता है, एक पब्लिक कैपेसिटी में, एक प्राइवेट कैपेसिटी, करेक्ट। अभी हम किस कैपेसिटी में, पब्लिक कैपेसिटी में है, क्योंकि आई हैव टू फॉलो सम डिसिप्लिन। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी बैठे हुए एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। तो आदमी का जो रोल है दो तरीके से हो सकता है, एक तो पब्लिक कैपेसिटी हो सकता है, एक प्राइवेट कैपेसिटी हो सकता है। देखो प्राइवेट रोल मतलब क्या है कि फैमिली मेंबर्स, फैमिली, ठीक है, जैसे फैमिली है तुम्हारे, फ्रेंडशिप है, ये सब तुम्हारा क्या प्राइवेट है। पब्लिक रोल्स क्या है, जैसे स्टूडेंट्स हुआ, प्रोफेशन हुआ, इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो इंजीनियर डॉक्टर को एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे, गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन देखो, लीडर्स फॉलोअर का रिलेशन देखो, पूरी तरीके से क्या, ये पूरी तरीके से पब्लिक रोल्स है। प्राइवेट रिलेशनशिप देखो, प्राइवेट रिलेशनशिप का भी वर्जन हो सकता है। प्राइवेट रिलेशनशिप पब्लिक वर्जन हो सकता है और प्राइवेट वर्जन भी हो सकता है। पब्लिक वर्जन का मतलब क्या है कि सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि हम प्राइवेट चीज़ है मगर पब्लिक भी देख रहा है। जैसे हम बात करते हैं किसी पे फेसबुक में, तो कोई दूसरा कोई भी देख सकता है, जैसे कि हमारा फेसबुक उसमें एक हमने स्टेटस डाल दिया कोई चीज़, तो कमेंट तो दे रहा है हमको, और भी लोग देख रहे हैं उसको। तो बिल्कुल ये एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे कि पब्लिक वर्जन है मगर क्या है, सोशल मीडिया जैसे हो गया। एक प्राइवेट वर्जन है, प्राइवेट वर्जन मतलब क्या है कि जो आप चैट बॉक्स में जो लिखते हो, तो इसमें विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया इसमें और भी चेंजेस आते हैं। अभी आप अपना बात ट्विटर पे भी लिख सकते हैं, है ना। यदि ट्विटर पे कोई मैसेज किया है तो उसको आप रीट्वीट कर सकते हैं। सो इट शोज योर रिलेशंस, और पब्लिक रिलेशन और प्राइवेट, कभी कभी प्राइवेट रिलेशन पब्लिक रिलेशन से काफ़ी क्लोज रहता है। बात समझे? तो पहले देखते हैं इस चीज़ को और समझते हैं अच्छे से। प्राइवेट रिलेशनशिप का मतलब क्या है, इसमें क्या है कि सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स। देखिए प्राइवेट रिलेशनशिप में भी एक्सपेक्टेशन रहता है, नॉर्म्स रहता है। जैसे आप घर में अपने भाई से, मित्र से जो बात करते हैं, तो उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन है ना कि हमको हेल्प करे, हमारे साथ चले, तो ये एक नॉर्म्स है। और हम कहते हैं कि हमारा बात मानना पड़ेगा, भाई है तो मानना पड़ेगा, या मतलब क्वारल होगा भी तो कम क्वारल होगा, ज़्यादातर हम लोग एक नॉर्म्स से रहेंगे घर में, करेक्ट। तो यानी कि सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन है, सेट ऑफ नॉर्म्स है, ये फॉलो करना होता है एक फैमिली मेम्बर्स को भी एक साथ रहने के लिए। इंडिविजुअल फैमिली का अपना ऑब्लिगेशन होता है, एक कम्युनिटी ऑब्लिगेशन भी होता है। जैसे एक फैमिली स्ट्रक्चर का भी, पिताजी जो बोल दिए यू हैव टू डू इट, है कि नहीं है, जो कि अच्छी बात है। पेरेंट्स गाइड करता है, वही फिलोसोफर है, तो पिताजी जो बोल दिए यू हैव टू डू इट, यानी कहने का मतलब है इंडिविजुअल फैमिली ऑब्लिगेशन। आप जो है आपका अपने फैमिली के प्रति क्या ऑब्लिगेशंस, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाना पड़ता है। साथ साथ कम्युनिटी ऑब्लिगेशन, आप जो उस सोसाइटी में है तो उस सोसाइटी का भी कुछ नॉर्म्स है आपके ऊपर, यू हैव टू डू इट। जैसे मान लो कि सोसाइटी में किसी का शादी हो रहा है, यस यू शुड गो एंड एंजॉय और डू सम हेल्प कर दो कुछ, तो ये ऑब्लिगेशन हो गया। जैसे एग्जांपल देखो, अब देखो ऑब्लिगेशन का मतलब ये नहीं कि आप हर समय हेल्प ही कर रहे हो। जैसे सोसाइटी में एक नॉर्म्स होता है कि चुपचाप शांति से रहिए,
नॉनसेंस क्रिएट नहीं करना है। अब जैसे कि हम पूरा नॉनसेंस क्रिएट कर लिए, अल्कोहल पी के आके पूरा हम है ना हनी सिंह पे डांस कर रहे हैं, गाना पे डांस कर रहे हैं, तो ये नॉर्म्स को तोड़े कि नहीं तोड़े हम? पिंटू के साथ देखो समझ गए ना। तो यानी कि यस, प्राइवेट रिलेशनशिप में भी हमको फॉलो करने होते हैं फैमिली का भी रिलेशनशिप एज वेल एज हमारा सोसाइटी का भी रिलेशनशिप। अब भारत में देखते हैं कि भारत में कहाँ से प्राइवेट रिलेशनशिप को गाइड करने के लिए कहाँ कहाँ से हम चीज़ों को सीखते हैं। एक तो मोरल कोड है, हमको हर समय किताब में सिखाया जाता है, देखो बड़ों का इज्जत करना चाहिए, घर में कोई आएगा तो प्रणाम तुरंत कर लेना चाहिए, है कि नहीं? ये सब मोरल कोड है ना। दादी जी से जाओ, नानी जी से जाओ, और लंबा लंबा कहानी सुनाएंगे, हम थे तो और डेंजर करते थे, सब मोरल कोड है। और समय के साथ मोरल कोड भी चेंज होता है, क्योंकि सब डायनामिक चीज़ है। प्लस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जाओगे, शनिदेव का मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, गुरुद्वारा जाओगे, तो वहाँ पे भी सिखा रहे होते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब कहे गए हैं ऐसा ऐसा करना चाहिए, कबीर जी बोल गए ऐसा ऐसा करना चाहिए, निंदक को न्यारा रखना चाहिए, बिना साबुन का नहाता है इससे लो, है कि नहीं? कबीर जी का दोहा है ये। तो इस तरह का, यानी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखो, बेस्ट एग्जाम्पल है, राम जी को साथ देने के लिए लक्ष्मण है ना उर्मिला को छोड़ के वनवास चले गए 14 साल के लिए। ये नहीं देखे कि हमारा फैमिली मेंबर को हम छोड़ रहे हैं, बस ये देखे कि हमारा भाई है। और जब तक रहे 14 साल तब तक फ्रंट पे लीड किए हैं। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी है ना उत्तराखंड जाते हैं और वहां से बूटी लेके आते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? बस समझो, यानी कि रिलीजियस, यानी कि भाई कितना अच्छा चीज है, भाई लीड कर रहा है, आगे बचा रहा है आपको, दैट इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हम सीखते हैं। यस, हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से भी सीखते हैं। ये डीपीएसपी है जी, जो सिखाता है कि एक माता पिता का पूरा जिम्मेदारी है कि बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन दे, है कि नहीं है? ये जिम्मेदारी है स्टेट का कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करे 14 साल के छोटे बच्चे को। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं है? तो कहने का मतलब क्या हो कि देखिए, प्राइवेट रिलेशनशिप भी, यानी कि एक फैमिली मेंबर अपने रिलेटिव से कैसे जुड़े रहेंगे, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कैसे जुड़े रहेंगे। जैसे हम बात करते हैं, दोस्ती का बात करते हैं, तो डायरेक्ट हमको सुदामा और कृष्ण का वो एपिसोड याद आ जाता है, जहाँ पे सुदामा इतना गरीब है और यहाँ द्वारकाधीश इतने अमीर है, और कैसे दोनों में फिर भी एकदम फ्रेंडशिप है ना? सबको भगा देता है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, है ना, कोई मिलने आया है। अब बताओ, वो द्वारपाल वाला कोई मतलब नहीं है, सब लाइट आदमी बैठा हुआ वहाँ पे, भगाओ इसको, कौन आ गया भूखा नंगा लोग। जब ये पता चलता है कृष्ण जी को, वो दौड़े हुए राजा आदमी है, भगवान आदमी है, दौड़ते हुए जाके उसको मार्केट एरिया में पकड़ते हैं, वहाँ पे बोलते का जी आओ चलो घूमते, साथ में जाते हैं, घर में ले जाते हैं उनको, वहाँ सिंहासन में बैठाते हैं, पैर धोते हैं और चरणामृत पीते हैं। ये भगवान है। और बोलते का लाए हो, तो वो शर्म से बोलते कि कुछ नहीं लाए हैं, लाए तो थे चावल, और भी भिक्षा मांग के लाए थे, और सब पता है। बोलते दो ना, हमको पता है तुम कुछ लाया है। अब वो डर लग रहा है, जैसे कोई हमको मिलने के लिए आया और कुछ नहीं था और बासी खाना लेके आया, कैसे देगा हमको, बेचारा कुछ था ही नहीं उसके पास, और वो चावल लेके वो खा के बोलते कि हम सब दे ही देंगे आज, पूरा हम दुनिया उनिया स्वर्ग लोग सब दे देंगे आज उसको। इतना खुश कि जिस आदमी के पास कुछ है ही नहीं, 8 आना भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, वो चंदा मांग के हमारे लिए लाया, इससे बड़ा श्रद्धा क्या हो सकता है किसी के लिए। ये हम सीखते हैं फ्रेंडशिप क्या होता है। तो हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? बिल्कुल। तो यही चीज़ है। अब हम राम जी और अर्जुन से भी सीखते हैं ये कैसे ज्ञान होना चाहिए, भागवत का ज्ञान कैसे होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? इंडिविजुअल वर्च्यू, रिलीजियस एंड सोशल नॉर्म्स। इंडिविजुअल वर्च्यू भी सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? सुबह उठना अच्छी बात है, ऑनेस्टी के साथ प्रैक्टिस करना अच्छी बात है। यदि आपके माता पिता बहुत ऑनेस्ट है तो बच्चा भी ऑनेस्ट होता है, करेक्ट। यदि माता पिता में कुछ दिक्कत है तो बच्चा में भी वो चीज़ जाएगा। रिलीजियस से भी सीखते हैं, सोशल नॉर्म से भी सीखते हैं, कम्युनिटी से भी सीखते हैं, करेक्ट। लॉ जो कम्युनिटी का बना हुआ है,
तो कम्युनिटी का लॉ क्यों बनता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और प्लस फाउंडेशनल वैल्यूज। फाउंडेशनल वैल्यू मतलब क्या है कि यदि एक घर में भाई लोग हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने भाई से कि वो ऑनेस्टी से काम करेगा, हमको झूठ नहीं बोलेगा, अपना इंटीग्रिटी के साथ काम करेगा। यस, ये सब फाउंडेशनल वैल्यूज है प्राइवेट रिलेशनशिप चलाने के लिए। अब मान लो एक कहावत है, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। एक लड़का को जानना होगा या एक गर्ल को जानना होगा, जरूरी है कि उसका फ्रेंडशिप को जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो किस टाइप का आदमी है। कैसे पता चला? क्योंकि जो वैल्यूज वो इम्बाइब करता है वैसा ही वैल्यूज उसके कंपनी इम्बाइब करता है। सिंपल सी बात है। यदि हमको अंकित के बारे में पहचानना होगा तो उसके इर्द गिर्द जो उसके दोस्त है उसे पूछेंगे, उसको जानेंगे। अभिषेक को जान लिए, अंकित को जान लिए, या अंकित को जान लिया, अभिषेक को जान लिए, है कि नहीं है? तो ये सभी चीज इंपॉर्टेंट है प्राइवेट रिलेशनशिप में, डरना मत। अब पब्लिक रिलेशनशिप का बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक रिलेशन में कुछ नहीं होता है बाबू, बहुत अलग चीज़ है। आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, आपको सब इक्वल दिखना चाहिए पब्लिक रिलेशनशिप में। कॉम्प्लेक्स इश्यूज है जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या है? अब देखो, अब हम यहाँ पे टीचर है और साथ साथ अदर रिलेशन भी मेंटेन करके रखे हैं, दैट यू नो वेरी वेल, है ना, जिसके लिए तुम लोग वो वाला किया था। तो अब देखो, तुम लोग समझो, अब इस केस में कभी कभी आदमी बायस हो जाता है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए लोग को, तो कभी कभी हम ग्रे एरियाज में चले जाते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी हम टीचर हैं, अभी हमको टीचर के रोल में ही रहना चाहिए। मैं कभी कभी, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि यस, ये टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग का कि वो मूव कर सकता है। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। वही लिखा गया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने का चांस है, यानी कि मेरा काम है टीचर की तरह, अभी मैं भाई की तरह एक्ट नहीं कर सकता हूँ। बात समझ रहे हो ना? तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आई हैव टू एक्ट एज अ टीचर। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आप हमको भी भैया की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरा देखो, कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यूज। वैल्यूज कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब पता चले कि भाई बहुत सॉफ्ट है घर के अंदर, जब टीचर बन जाता है तो बहुत कड़क बन जाता है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यूज है कि नहीं है? भाई घर के अंदर कुछ बोलता ही नहीं, चुपचाप बैठा हुआ है, अब पता चलता है क्लास में खाली बोलता ही बोलता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा कन्वर्स भी हो सकता है, पता चले क्लास में कुछ नहीं बोलता है, घड़ी में बोलते रहता है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यूज है। अब कौन सा वैल्यूज को संभाल के लेके चल, यानी कि पब्लिक जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। बात समझे? इंटीग्रिटी मेंटेन करना होगा सबको। इंटीग्रिटी मतलब क्या है कि जितने भी एथिकल वैल्यूज है उसको एब्सोल्यूट फॉर्म में मेंटेन करना होगा। अखंडता जो कहते हैं ना, संपूर्णता, यानी कि टोटल फॉर्म में आपको बेस्ट देना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लस प्रोफेशनल सर्वाइवल, यानी कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यस आई कैन डू इट, आई कैन मेंटेन माय पब्लिक रिलेशनशिप, या सबको कॉन्फिडेंस है। यही सब चीज़ से तुम्हारा पब्लिक रिलेशनशिप बनता है। समझ गए ना? तो पब्लिक रिलेशनशिप मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप, जहाँ पे हम प्रोफेशंस के रूप में जुड़े हैं एक दूसरे से। और जब आप प्रोफेशन के रूप में जुड़े हैं तो आपका मर्यादा, आपका प्रोटोकॉल्स, आपका गाइडलाइंस, वो सभी बीच में आते हैं। आप उसको वो नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, आपको अवॉइड करना ही होगा यदि आप उस संस्था में बने रहना चाहते हैं। तो कोई यदि चाहता है कि ठीक है हम ब्यूरोक्रेसी में बने नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या कर देगा? वो दे देगा रिजिग्नेशन, निकल जाएगा वो। तो फिर तो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है अब, क्योंकि पब्लिक रिलेशनशिप उसने ठीक से नहीं निभाया। जो एक सबऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट का जो रिलेशन होता है वो ठीक से नहीं किया उसने। क्योंकि देखोगे आईपीएस के ऊपर भी होते हैं कि नहीं होते, डीआईजी होते हैं, आईजी होते हैं, ऊपर जाओगे डीजीपी होते हैं। अब इसमें कहीं पे भी गैप आ गया और ठीक से बात नहीं माना तो पब्लिक रिलेशनशिप का वायलेशन हुआ। हो सकता है वो उसका रेजिग्नेशन कर दे या फिर खुद वॉलंटरी रेजिग्नेशन ले ले, तो वो सिस्टम से हट गया। जैसे एग्जांपल इस क्लास में देखो, जैसे कि कल मैंने वार्निंग दिया कि नहीं दिया तुमको, मतलब आज वार्निंग दिया कल के लिए, यदि कल नहीं करके आओगे तो क्या करेंगे? बढ़िया से चंदन लगा के भगा देंगे यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि यदि आपको ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में बने रहना है तो आपको कुछ गाइडलाइन से फॉलो करने होंगे। और ये चीज़ प्राइवेट में नहीं होता। प्राइवेट में एक्सक्यूज दे सकते हो, वो पब्लिक में आप नहीं दे सकते हो। बात समझे ना? तो यहाँ पे देखो, वैल्यूज इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप्स।
तो क्या क्या वैल्यूज प्राइवेट में भी और पब्लिक में सब में यूज होते हैं, तो वही सब वैल्यूज है जिसपे हम बात करेंगे पूरा, जिस पे पूरा एथिक्स पेपर टिका हुआ है। डज ए इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात करेंगे, सब बराबर है, चाहिए पब्लिक में भी आ सकता है, प्राइवेट में भी आ सकता है, करेक्ट। ऑनेस्टी सब जगह काम है, डिसिप्लिन सब जगह काम है, घर में भी तो डिसिप्लिन ही रहना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में तो आउटमोस्ट डिसिप्लिन रहना चाहिए, और घर में भी रहना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि नहीं जरूरी है? घर का कुछ सिचुएशन है और आप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हैं और अपने हिसाब से बिहेव कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? सिमिलरली फॉर पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। कमिटमेंट, यस हम कर देंगे, दिखा देंगे। कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है, कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। रेस्पेक्ट, यस हमको बड़ों को भी छोटों को सबको आदर करना चाहिए, राइट अप्रोच। और इसमें भी है कि जो अभी वन अमंग इक्वल हो तुम लोग सभी लोग, तो यस यू हैव टू रेस्पेक्ट टू, यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू ईच अदर। जब कोई बोल रहा है तो उसको अच्छे से सुनना है, और जब बारी आए तो अच्छे से बोलना है, क्योंकि डिबेट का हिस्सा है, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। तो रेस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, जानते हो इंटीग्रिटी से ही सब एथिक्स का जन्म होता है। फेयरनेस, जस्टिस, जस्टिस घर में भी बाहर भी। लॉयल्टी, लॉयल होना है, बिल्कुल लॉयल मतलब क्या? ट्रूथफुलनेस, झूठ नहीं बोलना है, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ट्रूथफुलनेस, झूठ नहीं बोलेंगे गलती से भी। ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी काम करे बहुत ट्रांसपेरेंट है जी। अब ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से जो 20 रुपया का उठा रहे हैं न्यूज़पेपर, पूरी तरीके से बाबू महाल एक्टो खाए जा रहे हैं हम, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम तो 20 रुपया दे ही दो बाबू, ताकि सच में ही खा पाए हम। देखो अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में 3 लेयर का डिफरेंस है, बताएंगे बाद में डिफरेंस, दोनों सेम सेम है। अकाउंटेबल मतलब क्या है? जो आप वर्क जो कर रहे हैं ना उसके लिए आंसरेबल होना। आंसरेबल कैसे हो सकते हो? ट्रांसपेरेंट होके, बात समझे ना? नहीं, दोनों के बीच में डिफरेंस है। आंसरेबल यानी कि हम यदि पूछ ले कि क्यों नहीं तुमने किया, तुमने क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा, कोई उठ के बोलेगा कि फला फला बीमार था, ऐसा सब प्रॉब्लम हो, जैसे कि पूजा ने बोली कि नहीं, वो पूजा बोली है क्लास एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, शी हैज टोल्ड दैट कि नानी का तबीयत ठीक नहीं है। आंसरेबल है अपने एक्शन को लेके, यस आंसरेबल, इसको बोलते हैं अकाउंटेबल होना। ये अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी, ठीक है? तो ये बड़े लेवल पे करोगे तो इसलिए आरटीआई, कल भी बताए थे क्लास में, इसलिए आरटीआई होता है। जितने भी पब्लिक अथॉरिटी है उसमें आरटीआई लगता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सरकार जो भी कर रही है, जैसे कोमल का केस देख लो, जो बताए हैं तुम लोग को, आरटीआई फाइल की कि नहीं की है वहाँ पे मुजफ्फरपुर में जो भी केसेस हो रहा है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंसेस और देखेंगे अच्छे से। पिंटू मजा आ रहा है समझने में? अच्छे समझ पा रहे हो? डिफरेंस समझ पा रहे हो दोनों के बीच में? पूछेंगे तुमसे ही। देखो प्राइवेट रिलेशनशिप कैन नॉट बी चूजन। देखो ये चूजन नहीं कर, मोस्टली इनहेरिटेंस, यानी कि हम चूज नहीं करते, ऊपर से दिया जाता है कि ना? अब जैसे कि पिताजी कुछ बोल दिए, भाई कुछ बोल दिया, तो चूजन नहीं, इनहेरिटेंस है, यानी कि ऊपर से मिल रहा है आपको। समझे? यही बोला जा रहा है कि देखिए जो प्राइवेट रिलेशनशिप होता है, यानी कि मेरा भाई यही पर्टिकुलर बनेगा, कोई चूज करेगा क्या? मैं दोस्त यही बनेगा, कोई चूज करेगा क्या? वो अपने आप बन जाता है चीज, वही चीज है। तो कैन नॉट बी चूजन, मोस्टली इनहेरिटेंस, हमको ऊपर से विरासत से मिलता है वो चीज। अब अमर आकाश का भाई होगा, कोई चूज किया था क्या? वो तो इनहेरिटेंस है, वो तो अपने आप हो गया। पब्लिक रिलेशनशिप देखो, कैन बी चूजन, ये चूजन है। हमको टीसीएस में जाना है, हमको आईएएस बनना है, हमको आईपीएस बनना है, हमको इस इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, ये चूजन है ना, आपका डिसीजन पे ऊपर है। समझ गए डिफरेंस? फर्स्ट क्या लॉन्ग क्या लास्टिंग है, प्लस फेलियर प्लस इम्परफेक्शन, एक्सक्यूज। इसमें क्या लॉन्ग लास्टिंग है, आपके भाई जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे लंबा रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बदमाश हो। यदि भाई लोग बदमाश हो जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है, सब जानते हो, घर घर का कहानी है। फेलियर भी हुआ, इम्परफेक्शन भी हुआ, एक्सक्यूज भी है। हो ये हमको लेट पहुंचा दे रहा है, लेट दिया इंफॉर्मेशन। मगर ये चीज यदि पब्लिक में होना शुरू हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा ना। कोई तुमको बोला, तुम्हारे सर ने बोला, तुम्हारे बॉस ने कहा कि कल फाइल तैयार करके दे देना, तुम बोलोगे कि नहीं हमारा छोटा बच्चा आके खाना छीन के भाग गया और इसलिए हम बना नहीं पाए, अब भूखे रह गए, इसलिए कुछ करने का मन नहीं किया। तो ये चीज तो, इस तरह का एक्सक्यूज तो नहीं चलेगा, पब्लिक रिलेशनशिप में नहीं चलेगा इस तरह का, समझ रहे हो ना? या कोई नागिन डांस से डिस्टर्ब कर दिया, तो इस तरह का नहीं चलेगा
तो आर यू गेटिंग मी, समझ रहे हो ना? यानी कि जो आपका प्राइवेट रिलेशनशिप है उसमें एक्सक्यूज चलते हैं, इम्परफेक्शन भी चलता है, जो ही नहीं परफेक्शन होना है उसमें इम्परफेक्शन भी चलता है, उसमें फेलियर भी होते हैं, सक्सेस भी होते हैं, हर तरह का मिक्स रिएक्शन देखने को मिलेगा। बट व्हाट अबाउट द पब्लिक रिलेशनशिप, वहां पे देखो फेलियर, इम्परफेक्शन, नो एक्सक्यूज, कोई गुंजाइश नहीं बोल सकता, चुप रहेगा, सर गलती हो गया, अब लास्ट वार्निंग दे दीजिए, आप गलती करेंगे तो हायर और फायर कर दीजिएगा। समझ गए ना? थर्ड पॉइंट देखो, पीपल सिमिलर इन वैल्यू सिस्टम, पीपल क्या एक ही तरह है भाई, ये सब एक ही टाइप का है भाई। इसमें क्या है, कैनॉट सेंट्रल, क्या है तुम्हारा, कैनॉट कंट्रोल टेम्परामेंट ऑफ अदर्स। अब देखो एक भाई को गुस्सा आया, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ, एक घर में फैमिली मेंबर से 2-3 भाई है, एक को गुस्सा है, अगला वाला कंट्रोल कर दिया हो, शांत रहो ना, बात खत्म करो। यानी कि कंट्रोल आराम से कंट्रोल हो सकता है फैमिली मेंबर्स के अंदर। पिताजी गुस्सा गए, कंट्रोल कर लो, माताजी गुस्सा गए, कंट्रोल कर लो, तो कंट्रोल बहुत आसानी से हो जाता है घर का सिचुएशन। और जहाँ तक पब्लिक का बात है कि आप दूसरे का टेम्परामेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब सर तुमको बॉस तुमको गुस्सा रहे हैं, कैसे कंट्रोल करोगे? समझे ना? तो नो सिमिलर वैल्यू सिस्टम, यानी कि सिमिलर वैल्यू सिस्टम नहीं है। वो कोई धारावी से आ रहा है, तुम कहीं दूसरी जगह से आ रहे हो, एक जगह ऑर्गेनाइजेशन में तुम लोग काम कर रहे हो, कोई वैल्यू सिस्टम सिमिलर नहीं है तुम लोग का। हो सकता है एक के अंदर ऑनेस्टी हो, एक के अंदर ऑनेस्टी है भी नहीं। और घर के अंदर जो है माता पिता जिस तरह का वैल्यू सिस्टम दिए हैं तो बच्चे लोग में दिखता है वो मैक्सिमम। समझ गए ना? इसमें देखो चौथा नंबर क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। सही बात है, घर में कितना रहेगा, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मेंबर्स रहेंगे, जॉइंट फैमिली भी है तो। इसमें क्या है, अनलिमिटेड। यदि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करते चला जाएगा तो उसमें पीपल और एडिशन होते चले जाएंगे। तो इतना ज्यादा आदमी के बीच में आपको अप्रोच करना है, अपने आप को कंडक्ट करना है। फिफ्थ वन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर क्या प्राप्त करना चाहते हैं हम प्राइवेट रिलेशनशिप में? मिलकर रहे ना, अफेक्शन, लव, कंपैशन, जितना अच्छे से रहेंगे उतना मिलकर रहेंगे उतना अच्छा होगा, यही चाहते हैं, पीस चाहते हैं। मगर पब्लिक रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं है। हम मैटेरियलिस्टिक गेन चाहते हैं, हम BMW चाहते हैं, हम I-20 चाहते हैं, है कि नहीं है? हम पावर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि DGP बन जाना, बस, और कुछ ख्याल नहीं है। सुने हो नहीं सुने हो अभिजीत का गाना, बस इतना सा ख्याल है, सुने हो? सुन लेना, लिंक भेज देंगे। देखो पावर, रेस्पेक्ट, हाँ क्या है, और ऑस्टिलिटी भी हो सकता है। अच्छा, अथॉरिटी, सॉरी, स्ट्रेंथ। यस, PM बन जाएंगे तो भारत पूरा अब हमारा हाथ में है, CM बन जाएंगे तो पूरा स्टेट हमारे हाथ में है। पब्लिक रिलेशनशिप, तो दोनों में अंतर समझ गए ना? बहुत अच्छे से अंतर बताया गया है। अब इसमें देखो, इसमें हम लोग को जानना है ड्यूटीज, कंपटीशन, ठीक है, ये थोड़ा जान लेते हैं, हाँ ये थोड़ा कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अलग अलग नॉलेज रूल्स सब दिया गया है शायद। हम देखो ड्यूटीज 2 तरीके से हो सकता है, एक वॉलंटरी हो सकता है, एक इनवॉलंटरी हो सकता है। वॉलंटरी मतलब क्या है, जहाँ पे आप खुद कर रहे हैं, आपको कोई बोल नहीं रहा है और आप अपने हिसाब से कर रहे हैं। IAS पढ़ने वाला बच्चा लोग कोई बोलता नहीं, जो सिविल सर्विस का तैयारी करता है उसको कोई टीचर मेंटर कुछ बोलता नहीं। टीचर मेंटर बना है उसको रास्ता दिखाने के लिए, बाबू ठीक है 10 घंटा पढ़, ठीक है, सही पढ़ रहा है ना, बस ये बोलने के लिए होता है। तो वॉलंटरी एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अब तुमको लगता है कि टीचर बोलेगा, बच्चा पढ़ेगा और बच्चा IAS बन जाएगा? अभी तक नहीं हुआ है, ना होगा ये सब चीज़, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? इनवॉलेंट्री, वही इनवॉलेंट्री मतलब क्या, बोल बोल के, जो अभी तुमको इनडायरेक्टली मारे हैं, समझ रहे हो ना? तो इनवॉलेंट्री, कुछ मन नहीं है करने के लिए, एकदम गदक्का लग रहा है पीछे से, है ना, पूरा मार रहे, पीट रहे, तब काम कर रहा है। अरे बोला कर लो यार, नहीं तो निकाल देंगे क्लास से बाहर, तब जाके कर रहा है पानी पी लो, समझे? देखो ड्यूटी फिक्स होता है ना, ड्यूटी को फिक्स किए जाते हैं। और फिक्स कैसे किए जाते हैं? एथिकल कोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यस आपको ये ड्यूटी करना है और ये मोरल कंडक्ट है, आपको इसके हिसाब से करना होगा, आपके इसके हिसाब से आपका टाइमलाइन ये है, आपको इतना ऑनेस्टी के साथ काम करना है, इतना मिनिमम आपको रखने हैं, स्टैंडर्ड रखने हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का अपना मोरल कंडक्ट होता है, उस हिसाब से किया जाता है ड्यूटीज़। इसमें देखो बताया गया है कि मोरल कोड प्लस रिलीजियस कोड और प्लस आपका ये पर्सनल भी हो सकता है, ये सब चीज़ प्रभावित करता है ड्यूटीज़ को। सही बात है ना? अब कई लोग देखो, सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल समझो,
जो यहाँ पे हम इंग्लिश क्लास का ही देते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश क्लासेस का एग्जाम्पल, जो बच्चा यहाँ पे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देता है, लेट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं, आने वाले समय में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में तुम लोग चला गया, हाँ ऑर्गेनाइजेशन में चला गया और तुमको बोला, वहाँ पे बॉस बोला कि बाबू आज प्रेजेंटेशन दे के दिखाओ, सेम है सबके लिए, सेम है, मगर किसी के पास स्किल पहले से ही प्रेजेंट है प्रेजेंटेशन देने का, हाँ क्योंकि वो कॉग्निटिव स्किल है, बहुत पहले से सीखा था, उसके ब्रेन में भी बैठा हुआ है, तो वो जब ये ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होगा तो उसके अंदर एक एज है कि नहीं है, एक्स्ट्रा एज भी है, क्योंकि उसके अंदर वो स्किल प्रेजेंट है और वो उसका अपना तौर तरीका भी है। जो आदमी अलग कर रहा होगा उसके कंपेयर में जो जानता है वो अलग कर रहा होगा, क्योंकि उसका जो कोड है अंदर का कोड अलग है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे जो बैठे हो, कई लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे, कई लोग उससे कम होंगे, कई लोग कम होंगे, उससे भी कम होंगे। जब कोई एक काम करने के लिए दिया जाए तो सबका जो करने का अप्रोच डिफरेंट होगा और जो ज़्यादा ऑनेस्टी वाला आदमी होगा वो ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा। तो इसलिए जो भी चीज़ वर्क दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक रिलेशनशिप में जो भी ड्यूटी दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका पर्सनल कंडक्ट कैसा है, वो भी प्रभावित करता है आपको रिजल्ट को। अब मान लो कि इस क्लास में कई लोग बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, कई लोगों को कुछ आता ही नहीं है, और कोई वर्क दे दिया रिपोर्ट मेकिंग का, तो जिसका इंग्लिश ज़्यादा बेटर है वो ज़्यादा बेटर कर पाएगा, क्योंकि पहले से उसके अंदर वो हैबिट प्रेजेंट है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए मोरल कोड, रिलीजियस कोड और जो पर्सनल कोड है ये भी प्रभावित करता है ड्यूटीज़ को। जैसे कि घर में माता पिता खाली बोलते रहे कि देखिए कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, तो ये सुन के बच्चे लोग के अंदर कर्म करने का कैपेसिटी डेवलप्ड हुआ, और कल करे सो आज कर, ये वाला कैपेसिटी डेवलप्ड हुआ। अब ऐसे आदमी को तुम कुछ वर्क को असाइन करते हो तो ये लोग ज़्यादा बेटर कर पाएगा ना काम एज कम्पेयर टू अदर वन। तो यानी कि वो अब उसका अपना अंदर का चीज़ है, वो अपना उसका एथिकल कोड है, उसका मोरल कोड है, रिलीजियस कोड हो सकता है या पिताजी का दिया हुआ कोड हो सकता है, उससे वो प्रभावित हो रहा है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि यदि हम एक सिंपल वर्क सबको दें तो सभी लोग हूबहू सेम करके आएंगे, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग प्रिंसिपल सबको गाइड कर रहा है और उसी हिसाब से हमको एफिशिएंसी भी दिखता है उसके वर्क कल्चर में, समझे ना। तो 7 नंबर कंपटीशन भी है, बिल्कुल कंपटीशन भी आपको काफ़ी प्रभावित करता है। कंपटीशन भी 2 तरीके से हो सकता है, एक अपने आप के साथ कंपटीशन करना और एक दूसरे के साथ करना। अपने आप के साथ कंपटीशन करना बेस्ट है, कल हम क्या थे आज क्या है और कल इससे बेटर रहेंगे, है कि नहीं है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक कंपटीशन दोनों ही हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ा चलते ही बस ये खत्म करके छोड़ देंगे तुम लोग को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पब्लिक रिलेशनशिप में, अब पब्लिक रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, बहुत तरह का बात है इसमें देखो क्या क्या हो सकता है। पब्लिक रिलेशनशिप में 2 वे कम्युनिकेशन होता है जी, दोनों तरफ से। जैसे देखो अभी तुम लोग को भी मौका दिया जाता है ना बोलने के लिए, 2 वे कम्युनिकेशन है कि नहीं है। और प्राइवेट में कभी कभी क्या होता है कि भाई लोग बोल रहा है, भैया लोग बोल रहा है, हटो ना यार, हटो भैया से, उसको अनोई करके हटा देते हैं, बुरा भी नहीं मानता है वो, क्योंकि प्राइवेट रिलेशनशिप है वो चीज़। मैं ये चीज़ हम अपना कॉलीग्स के साथ करना शुरू कर दें, ये चीज़ हम अपने स्टूडेंट के साथ करना शुरू कर दें तो दिक्कत हो सकता है। तो ये जो आपका पब्लिक रिलेशनशिप है वो 2 वे कम्युनिकेशन है और ये ट्रस्ट पे टिका हुआ कम्युनिकेशन है, ये ट्रस्ट पे टिका हुआ रिलेशनशिप है, समझे ना। यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन लिखा गया है वहाँ पे। देखो कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन मैनेजमेंट एंड पर्सनल, यानी कि जो अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का हम बात करते हैं, इस चीज़ को हमको दिखाना है एक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जांपल ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है जहाँ पे एक टीचर एक मैनेजमेंट का काम कर रहा है, बाकी स्टेक होल्डर है, और टीचर भी एक स्टेक होल्डर है इस सिस्टम का। तो इसमें क्या कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। यदि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ और तुम्हारे अंदर क्या क्या दिक्कत है तुम नहीं समझ पा रहे हो और हमको नहीं बोलोगे या हमने क्वेश्चन नहीं पूछा तुम लोग से, तो कैसे पता चलेगा कि तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। सिंपल सी बात है, यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए। यही कारण है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना फीडबैक सिस्टम लगाता है। यदि किसी कॉलेज को कोई दिक्कत है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी लेके आ जाते हैं, जिसमें कोई ये नहीं कि हायरार्की लेवल पे जाए, कहीं से भी मैनेजर से कोई भी एक छोटा स्टाफ भी कांटेक्ट कर सकता है। तो क्या है, कम्युनिकेशन क्रिएट करने का प्रयास है कि नहीं प्रयास है। और जितना बेटर कम्युनिकेशन होगा उतना ही बेटर ऑर्गेनाइजेशन बनते चला जाएगा। वो भी एक ट्रांसपेरेंसी का एक हिस्सा है। वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया कि देखिए कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन मैनेजमेंट एंड पर्सनल, यानी कि जो कर्मचारी है और जो मैनेजमेंट लेवल पे जो लोग हैं उसके दोनों के बीच में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव योर पब्लिक रिलेशनशिप। समझ गए ना, जितने भी स्टेक होल्डर है, बता दिया ना स्टेक होल्डर जो भी जुड़े हुए हैं उससे। मीडिया है, अब क्या हो सकता है पब्लिक रिलेशनशिप में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, एम्प्लॉयज़ का, कंज्यूमर का, गवर्नमेंट का, ये सभी चीज़ अलग अलग रूप में हो सकते हैं। जैसे एक कस्टमर, जैसे कि ई कॉमर्स साइट से तुमने कुछ मंगवा लिया सामान,
तो अब उसमें यदि गलत चीज़ दे दिया जाए तो तुम गंदा फीडबैक दे दोगे, गंदा फीडबैक दे दोगे दूसरे का असर पड़ जाएगा। और यदि कोई अच्छा चीज़ तुमको स्विगी ने अच्छा खाना डिलीवर कर दिया तो यस यू गिव द गुड फीडबैक, तो ये भी एक कम्युनिकेशन चैनल है कि नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ, इसमें भी तुम्हारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने का चांस है, ये जानेंगे कैसे होता है, कल के क्लास में जानेंगे इसके बारे में। और देखो पब्लिक रिलेशनशिप डिफरेंसेस, पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, अब इसमें कुछ कुछ दिया गया है। देखो यूनाइटेड स्टेट्स का जो नोलन का जो प्रिंसिपल्स है उसके बारे में कल हम लोग जानेंगे। एडवोकेसी यानी क्या क्या चीज़ हमको फॉलो करना चाहिए पब्लिक रिलेशनशिप में, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, एक्सपर्टीज, फेयरनेस। एक्सपर्टीज क्यों? अरे भाई एक्सपर्टीज होना पड़ेगा ना। कोई IAS पढ़ने के लिए यहाँ पे आया, कुछ नहीं आता है पढ़ने के लिए, एक सेंटेंस तक पढ़ने के लिए नहीं आता है, और वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहा है, तो नहीं होगा, नहीं होगा, ट्रस्ट में नहीं होगा। इतना तो मैं बोलता हूँ तुम लोग को। यदि जो बच्चा NCERT किताब भी नहीं पढ़ सकता है और उसको सिविल सर्विस पढ़ना है, नो नहीं हो सकता ये चीज़, तो वही तुम्हारा एक्सपर्टीज दिया गया है। कई बच्चे लोग जो दिल्ली में जाते हैं एडमिशन करवाने के लिए, वो पूरा क्लास 12 का कंठस्थ करके जाते हैं, तब उसका एडमिशन होता है। यहाँ में तो बच्चा लोग कलम भी नहीं उठाया, सिविल सर्विस करने के लिए पहुँच गया, तो एक्सपर्टीज कहाँ है? अब वो एक्सपर्टीज देने के लिए वहाँ 5 साल चला जाएगा, 5 साल जाते जाते उसका टाइम ही खत्म हो जाएगा, पता चला 32 साल में वो रेडी हो रहा है। तो फिर तो एक्सपर्टीज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर पब्लिक रिलेशनशिप, समझे ना। ऑनेस्टी भी उतना ही इंपॉर्टेंट, लॉयल्टी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उसके बारे में केवल बुराई बोल रहे हैं, तो क्या हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन में रहने, या तो आपको बुरा लग रहा है तो निकल जाओ ना उस ऑर्गेनाइजेशन से, क्यों रह रहे हो बेकार में, समझे। ये सभी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक रिलेशनशिप को निभाने के लिए। तो ठीक है, कल के क्लास में हम लोग जानेंगे एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, सब नोलन प्रिंसिपल्स है, इसके बारे में डिटेल्स में बताना होगा तुम लोग को, ठीक है। तो कल के क्लास में जानेंगे हम लोग। अच्छा खत्म हो गया क्या जी? उसके बाद केस स्टडी है ना, और ख़त्म ही कर देते, रुको ये इतना क्यों पूछा लटका कर रखना, ये तो केस स्टडी है, उसके बाद ख़त्म कर देते हैं इसको, कितना कुछ है ही इसमें। देखो यहाँ एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस में कौन सा एथिकल वैल्यूज़ की जरूरत है, इसके लिए नोलन प्रिंसिपल्स है। नोलन प्रिंसिपल मतलब ये यूरोपियन यूनियन, यानी कि मैं प्रिसाइजली कहूँ तो यूनाइटेड किंगडम में इस तरह का प्रिंसिपल आया था कि कोई भी आदमी को पब्लिक रिलेशनशिप में अच्छा काम करना है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम करना है, पब्लिक इंस्टीट्यूट में अच्छा काम करना है, तो किस किस प्रिंसिपल के साथ उसको आगे बढ़ना चाहिए, बात समझ रहे हो ना। द सेल्फलेसनेस, कोई स्वार्थ लिप्सा नहीं होना चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं पब्लिक इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हैं। एक IAS को पूरी तरह थोड़ा सा भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कर रहे हैं जग कल्याण करने के लिए कर रहे हैं, गरीब कल्याण करने के लिए कर रहे हैं, इस तरह का इंटीग्रिटी होना चाहिए, इस तरह का सेल्फलेसनेस होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी तो मैंने बता दिया जर्नी है, यानी कि सब वैल्यूज़ का जर्नी है, ये मदर है ये, समझे। ऑब्जेक्टिविटी, क्या काम करना है, क्या चीज़, क्या क्लास में क्या करने के लिए आए हो, पढ़ने के लिए आए हो, एथिक्स समझने के लिए आए हो, ये ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि आपका जो गोल है वो फिक्स होना चाहिए। जैसे यहाँ बच्चे बैठे हो जो 50% ज़्यादा तुम लोग IAS बनना चाहते हो, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, IAS बनना है, तो उसी हिसाब से पढ़ो ना। अकाउंटेबिलिटी, यस, जो भी आप कार्य कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, आप जो भी कर रहे हो तो कोई आपसे यदि आंसर पूछे तो वो उस समय झिझकना नहीं है, बोलना है, ये रीज़न है इसके पीछे। ओपननेस, जो भी काम करे एकदम ट्रांसपेरेंट है, दिख जाएगा वो आपका, तो जब दिख जाएगा तो कोई सवाल नहीं पूछेगा आपसे, बोले ठीक है आपका डिसीजन बहुत सही है। ऑनेस्टी के साथ एंड लीडरशिप, तो ये जो देख रहे हो सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी और लीडरशिप। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। यदि पढ़ लिख के आदमी लीडरशिप कैपेबिलिटी डेवलप किया ही नहीं तो कर क्या रहा है वो बैठ के, पढ़ाई लिखाई करके कोई लीडर ही नहीं बना, तो बाबू कैसे लीडर बनोगे तुम लोग? फिर कालीचरण का भाषण सुन के बनोगे तुम लोग? नहीं बन सकते हो, समझे। ये जो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 जो प्रिंसिपल है इसी को बोलते हैं नोलन प्रिंसिपल, जो कि यूके के जो थे उस समय ये चीज वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक इंस्टीट्यूट में ये लागू किया गया था, बात समझे ना। और भी चीज है, यानी कि ये तो नोलन प्रिंसिपल हुआ। और हम और एथिकल वैल्यूज देखेंगे तो देखो एथिकल, नो स्टैंडर्ड रूल, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, कभी कभी आपको सिचुएशन के हिसाब से एथिक्स चेंज भी करना पड़ता है कि नहीं है। ओपननेस जरूरी है। अवे फ्रॉम पब्लिक गैस, देखो अवे फ्रॉम, देखो ये देखो इसमें थोड़ा सा दिखाया गया है, देखो इसमें देखो ऊपर सॉरी प्राइवेट रिलेशनशिप और पब्लिक रिलेशनशिप का डिफरेंस दिखाया गया है,
ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, घर में जो फॉलो करोगे, इसमें बाद में दिया गया है, कंक्रीट फॉर्म में नहीं दिया गया है, इसमें समझो कि पब्लिक रिलेशनशिप में वो डिफरेंसेस है जी, हम लोग 5 पढ़े थे ना कुछ डिफरेंसेस। इसमें देखो कि पब्लिक रिलेशनशिप जब कर रहे हो, सॉरी प्राइवेट जब रिलेशनशिप का घर का, तो कोई स्टैंडर्ड रूल है, कोई रूल नहीं है, मगर उसका स्टैंडर्ड रूल है। प्राइवेट का क्या है, पब्लिक का क्या है, स्टैंडर्ड रूल है, यू हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स। देखो 9th में ओपननेस, यानी कि जो भी होगा मुंह पे बोल दो, कोई बात नहीं है, घर का आदमी है, सुन लेगा। दूसरा क्या, नॉट सो मच ओपननेस, ऐसे बोलोगे तो कलीग गुस्सा जाएंगे, बॉस गुस्सा जाएंगे, हो सकता है आपका हो जाए, 3 दिन कट जाए। अवे फ्रॉम द पब्लिक एज, पब्लिक वहाँ नहीं बैठा है, सीसीटीवी कैमरा वहाँ नहीं बैठा हुआ है, आप कुछ गलत भी काम करते तो इट्स फाइन। मगर यदि पब्लिक इंस्टीट्यूट में आप कोई गलत काम कर रहे हो, IAS बन के करप्शन का काम कर रहे हो, तो आप निगरानी के अंदर हो, पब्लिक एज के अंदर हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, बोले भागो यहाँ से, क्या है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, मैं ये चीज़ उधर नहीं हो सकता, उधर पूरा फॉर्मल है, आपको यहाँ से शीघ्र ही निकल जाना चाहिए। तो क्या है, या फिर पूरी तरीके से आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू डिपार्ट फ्रॉम हियर, तो बात तो वही बोल रहे हैं कि भागो यहाँ से। तो क्या है, मैं फॉर्मल तरीके से है, ये फ्रीडम, फुल फ्रीडम है, जो करना है करिए। मैं उसमें उतना फ्रीडम नहीं है क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, इसमें डायनामिक है, चेंज होते रहता है। मैं उसमें क्या है कि जो आपको जो प्रोटोकॉल सेट कर दिया उसके हिसाब से आपको बिहेव करना होता है। ठीक है, तो ये मैंने कवर कर दिया है। क्लास खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वक्त है। बिल्कुल मैं सवाल पूछूंगा, जिस स्टूडेंट से मैंने नहीं पूछा था, जिसको मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया था, उसको मैं बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देना चाहूँगा और सवाल पूछे जाएंगे, बढ़िया सुनना सभी लोग। तो पहला स्टूडेंट, रुको बैठो, अभी क्या आटा पिसाना है, तकाता जाना है, गो। देखो ठीक है, तुम उठ जाओ। ये बताओ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और क्यों कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉब्लम है प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप में, बताओ, सबको बता दो आज। चलो मैं ये खत्म करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन जरूरी नहीं है।